जिस कार्बन की डिग्री आपको निकालनी है, आप सिर्फ उससे एक ही बात कान में जाके पूछेंगे, तू कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है और वो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसे में उसकी डिग्री वो एलिमेंट डिसाइड नहीं करेगा। अल्कोहल की डिग्री कौन डिसाइड करेगा? सर वही है, सर जिस कार्बन से आप जुड़े हैं वही उसकी डिग्री डिसाइड करेगा। बात खत्म हो गई। अगर अमीन्स की बात करें तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है, यानी नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना सकता है तो सर वो ऐसा भी हो सकता है कि 1 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है वो नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो। सर नाम यही है, CHO मेन है, लेकिन नाम नीचे वाला लिखा जाएगा एल्केन कार्बल्डिहाइड, यानी दिस इज एल्केन। क्या है? एल्केन बेंजीन है। याद हो गया? हेलो बच्चों, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW का, जिसके अंदर एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है, माइंड मैप सीरीज के नाम से जानी जा रही है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के ब्रीफ में आप लोगों को समझाए जाएंगे। जिन बच्चों को फटाफट क्विक रिवीजन करना है वो इस सीरीज के इन चैप्टर्स का फायदा उठा सकता है। तो आज के लिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फटाफट एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चों ने कई बार पढ़ा होता है, छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक उनको पढ़ाया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसका एक क्विक रिवीजन किया जा सकता है। तो जो बच्चे इस चैप्टर को सही से समझना चाह रहे हैं और इस चैप्टर को रिवाइज करना चाह रहे हैं, वो फटाफट इस चैप्टर को देखना स्टार्ट कर दें। इस नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो इस नॉमेनक्लेचर में हम जो स्टार्ट करेंगे उनमें से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से नॉमेनक्लेचर में मुझे कुछ और भी बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये केमिस्ट्री के वो बेसिक्स हैं जिसका आइडिया लगना ही चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन की, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की, अल्कोहल्स की डिग्री, अमीन्स की डिग्री के बारे में डिस्कशन, या हेलो एल्केन्स की डिग्री के बारे में डिस्कशन यहां पर किया जा सकता है। 2 मिनट की बात है, फटाफट इसको कवर करते हैं। सेकंड पॉइंट जो निकल के आता है, जब कार्बन की डिग्री पता चल जाएगी तो हाइड्रोजन की, अल्कोहल की, अमीन्स, इन सब की डिग्री के बारे में भी सोचा जा सकता है। इसी तरह से एक और यूनिक टॉपिक है जिस पर जेई एडवांस लेवल पर भी डिस्कशन कर चुका है, एंड दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोला जा सकता है, या अनसैचुरेशन इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद नॉमेनक्लेचर पर आएंगे, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, इनके नॉमेनक्लेचर्स, और साथ ही साथ दुनिया भर के जो फंक्शनल ग्रुप्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स हो, चाहे वो कीटोन्स हो, चाहे वो एसिड्स हो, चाहे वो अमाइड्स हो, कुछ भी तरह के फंक्शनल ग्रुप्स जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इन्वॉल्व होंगे, हम उनके नेमिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो बेसिक जो तुम्हें बताया जा रहा है वो यही है कि इस तरह से इस चैप्टर का फ्लो हम डिसाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फटाफट पहली बात डिसाइड करते हैं कि कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड की जाती है। अरे सर तो बहुत ही आसान सी बात है, कार्बन की डिग्री डिसाइड करने के लिए सर किसी भी चीज की डिग्री आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ इतना आपको पता करना पड़ेगा कि अगर आपको कार्बन की डिग्री डिसाइड करनी है तो आप बताइए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कार्बन 1 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है? हाँ, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे में अगर कार्बन की डिग्री डिसाइड करनी है तो सिर्फ एक ही बात डिसाइड करनी है, ये कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना सकता है तो एक चीज तो वैसे ही एकदम क्लियर हो गया कि अगर इस कार्बन ने अपने साथ 4 बॉन्ड बनाए और उन 4 बॉन्ड्स में चारों के चारों कार्बन हुए, तो ऐसे में इस सेंटर कार्बन की जो डिग्री होगी उसे 4 डिग्री का कार्बन बोला जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है सिर्फ कार्बन जो है वो 4 कार्बन से ना जुड़ा होकर 3 कार्बन से ही जुड़ा हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे में उसकी डिग्री 3 मानी जाएगी। अगर वो 2 ही कार्बन से अटैच है तो उसकी डिग्री 2, और अगर वो एक ही कार्बन से अटैच है तो उसकी डिग्री 1 कंसीडर की जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है और यहां पर कोई और एटम लगा है, कार्बन नहीं है, तो ऐसे में सर बहुत क्लियर है कि इसकी डिग्री आप 1 कंसीडर करेंगे। यानी इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो 1 डिग्री कार्बन होगा, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच विद ओनली 1 कार्बन एटम। सिमिलरली अगर आप 2 डिग्री की बात करें तो एक कार्बन ऐसा जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, ऐसे में अगर वो 2 तरफ कार्बन से अटैच हो गया तो, और बाकी वो किसी और चीज से अटैच है, तो ऐसे में इस कार्बन की जो डिग्री होगी उसको 2 डिग्री का कार्बन बोला जाए। सिमिलरली अगर आप 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री के केस में एक ऐसा कार्बन जो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन एक तरफ किसी और से अटैच है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसे में इस कार्बन की जो डिग्री है वो 3 डिग्री कार्बन को माना जाएगा। और यह भी पॉसिबल है सर कार्बन चारों तरफ कार्बन से अटैच है, ये लीजिए सर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अगर वो कार्बन चारों तरफ
कार्बन से अटैच है तो उस सेंट्रल कार्बन की जो डिग्री है उसे 4 डिग्री का कार्बन माना जाएगा। इसी में अगर आपसे यह कहा जाए कि भाई साहब ये बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो इस कार्बन को भी अगर मैं रेफरेंस मानूं तो इस कार्बन से ये पूछा जाएगा कि वो कितने कार्बन से अटैच है। यानी जिस कार्बन की डिग्री आपको निकालनी है, आप सिर्फ उससे एक ही बात कान में जाके पूछेंगे, तू कितने कार्बन से जुड़ा है। वो जितने कार्बन से जुड़ा है वही उसकी डिग्री डिसाइड करेगी, बात खत्म। इनफैक्ट ये सिर्फ कार्बन के लिए नहीं, हर उस एटम की डिग्री डिसाइड करने के लिए बोला गया है जिसमें वो एटम एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता। क्योंकि कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएंगे और एक ही बॉन्ड बना के जुड़े रहेंगे। तो ऐसे में उस एटम की डिग्री वो नहीं डिसाइड करेगा, उस एटम की डिग्री वो कार्बन डिसाइड करेगा जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। अभी हम बात करते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं डिग्री डिसाइड करना चाहता हूं तो बहुत आसानी से डिग्री डिसाइड की जा सकती है। कार्बन प्राइमरी कार्बन भी हो सकता है, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी कार्बन भी माना जा सकता है। सर एक डाउट आ रहा है, डाउट क्या आ रहा है? वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह कि सर इस कार्बन की डिग्री के बारे में आपका क्या विचार है? किस कार्बन की बात कर रहे हैं? सर एक ऐसा कार्बन जो चारों तरफ हाइड्रोजन से ही अटैच हो, वो किसी भी कार्बन से अटैच ना हो। अब सर मुसीबत आ गई, इस केस में क्या किया जाएगा? तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा केस जिसमें कार्बन सिर्फ एक ही चारों तरफ हाइड्रोजन से अटैच हो, वो किसी भी कार्बन से अटैच ना हो। तुम समझ रहे होगे मैं मीथेन की बात कर रहा हूं। ऐसे में इस कार्बन की जो डिग्री है उस डिग्री को सुपर प्राइमरी डिग्री के नाम से जाना जाता है। दिस इज सुपर प्राइमरी डिग्री, दिस इज सुपर प्राइमरी कार्बन। यह हमारा सुपर प्राइमरी कार्बन माना जाएगा। एक यूनिक नाम है जिसको ध्यान रखा जा सकता है, यह सुपर प्राइमरी कार्बन के नाम से जाना जा सकता है। तो इस बात को अलग से याद कर लेते हैं, बात खत्म। चलिए ठीक है, दूसरी बात करते हैं, फटाफट ये देख लेते हैं, जल्दी से आंसर बता देते हैं। सर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, सारी डिग्री बता दीजिए। लीजिए हम सारी डिग्री एक लाइन से लिख देते हैं। सर सबसे पहले 2 डिग्री लिख दीजिए। ये 2 डिग्री लिखती है, ये भी 2 डिग्री लगता है, ये भी 2 डिग्री लगता है। क्यों लगता है भाई साहब? क्योंकि ये वाला कार्बन दो तरफ कार्बन से अटैच है। सर ये भी आज हमें 2 डिग्री लग रहा है, ये वाला आदमी भी हमें 2 डिग्री लग रहा है, ये वाला आदमी भी हमें दो तरफ कार्बन से जुड़ा लगता है, ये भी हमें दो तरफ कार्बन से जुड़ा लगता है, ये भी हमें दो तरफ कार्बन से जुड़ा लगता है। सर ये तमाम कार्बन मुझे दो तरफ कार्बन से जुड़े लगते हैं। इसी तरह से सर अगर आप 1 डिग्री की बात करते हैं तो मैं आपको 1 डिग्री निकाल के दिखाता हूं। ये देखिए सर, ये एक ही तरफ कार्बन से अटैच है, ये भी एक ही तरफ कार्बन से अटैच है, सर ये भी एक ही तरफ कार्बन से अटैच है। ये सारे 1 डिग्री होंगे। अगर आप 3 डिग्री की बात करेंगे मैं आपको 3 डिग्री भी बता दूंगा। सर ये देखिए, ये 3 डिग्री निकल के आता है, ये 3 डिग्री निकल के आता है, ये 3 डिग्री निकल के आता है। सर ये 3 कार्बन ऐसे हैं, बल्कि ये भी एक 3 डिग्री कार्बन निकल के आता है। ये तमाम कार्बन ऐसे हैं जो 3 डिग्री माने जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप क्वाटरनरी कार्बन की बात करते हैं तो क्वाटरनरी कार्बन सर मुझे सिर्फ एक ही दिखाई देता है, एक ऐसा कार्बन जो चारों तरफ कार्बन से अटैच है, सर वो एक ही कार्बन। इस तरह से आप इनकी सारी डिग्री डिसाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन निकालने हैं तो जोड़ लेते हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर नंबर ऑफ 2 डिग्री हमें 10 दिखाई देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ 3 डिग्री आपको कितने दिखाई देते हैं? सर एक ये दिखता है, 2 3 4। सर नंबर ऑफ 3 डिग्री हमें 4 दिखाई देते हैं। एक बार सब लोग दोबारा भी चेक कर लेंगे। और नंबर ऑफ 1 डिग्री की बात करें तो एक 1 डिग्री है, एक ये और एक ये, कुल मिला के 4 1 डिग्री कार्बन दिखाई देते हैं। तो ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता था जेई के मेंस लेवल पर। एक कोई भी स्ट्रक्चर बना के पूछ लेगा कि बताइए नंबर ऑफ 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन्स को जोड़ा जाए और उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो कौन सा इंटीजर आएगा। ये सब ड्रामेबाजी जेई बहुत करता है, तो कैसा भी सवाल बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ 3 डिग्री की बात करूं तो डायरेक्ट 3 डिग्री की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट 3 डिग्री की बात करें तो साफ दिखाई देता है, सर ये एक ऐसा कार्बन है जो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है। सर यहां पर भी एक ऐसा कार्बन दिखाई देता है जो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है। यहां पर भी एक ऐसा कार्बन दिखता है जो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है। सो दिस इज आल्सो 3 डिग्री, दिस इज आल्सो 3 डिग्री, दीस टू आल्सो 3 डिग्री कार्बन। सिमिलरली दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन एंड सिमिलरली दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन। सर ये मुझे तमाम 3 डिग्री कार्बन दिखाई देते हैं। इसी तरह से ये कार्बन भी मुझे 3 डिग्री कार्बन है। हो सकता है जल्दबाजी में कोई कार्बन मुझसे छूट जाए तो तुम मुद्दे को समझ लेना और अपने आप उसको सही कर लेना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये सारे 3 डिग्री कार्बन को जोड़ दिया जाए तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन जो दिखाई दे रहे हैं कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 3 डिग्री कार्बन निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात क्या है? सर जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत आसान है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को डिसाइड करना है तो हाइड्रोजन से पूछते हैं कि वो कितने बॉन्ड बनाता है। वो बेचारा रोते रोते बोलेगा, अरे सर एक ही तो बॉन्ड बनाता हूं, हमेशा एक ही बॉन्ड बनाऊंगा, मेरी डिग्री कैसे डिसाइड करोगे? तो ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है और वो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसे में उसकी डिग्री वो एलिमेंट डिसाइड नहीं करेगा। वो एलिमेंट जितने कार्बन, जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन की डिग्री क्या है वो डिसाइड करेगी उस एलिमेंट की डिग्री। मैं बताता हूं मैं क्या
क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये बताइए इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या, तो ये हाइड्रोजन बेचारा क्या बोलेगा? वो यही तो कह सकता है सर मैं एक हाइड्रोकार्बन हूं, हाइड्रोजन हूं, कार्बन से जुड़ा हूंगा। ये तो जुड़ना ही है सर, मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा है सर, मैं हाइड्रोजन हूं, कार्बन से जुड़ा हूं। ऐसे में मेरी डिग्री कौन डिसाइड करेगा? और सर मैं हमेशा कार्बन से एक ही बॉन्ड बनाऊं। अब ऐसे में ये हाइड्रोजन की डिग्री हाइड्रोजन नहीं, इससे लगा हुआ कार्बन डिसाइड करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ ये कार्बन डिसाइड करेगा कि उसकी डिग्री क्या है। यानी अगर सपोज ये कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसकी डिग्री 3 है, तो फिर बात ही खत्म कर दीजिएगा भाई साहब। अगर इसकी डिग्री 3 है तो इस हाइड्रोजन की डिग्री भी 3 डिग्री मानी जाएगी, बात खत्म। यानी डिग्री of this hydrogen will be decided by the degree of carbon attached with this hydrogen। यानी आप छोटी सी बात नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट बड़ा सीधा है कि डिग्री of hydrogen will be decided by the degree of carbon attached। बस बात खत्म, बड़ा आसान हो गया। आप सर आप किसी भी तरह की बात कर लीजिए, मैं आपको सारे आंसर बता सकता हूं। चलिए फटाफट आगे एक आध सवाल और दिखा लेते हैं। सर बताइए इन सब लोगों की डिग्री में कौन सी डिग्री क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, वगैरह वगैरह। बहुत आसान सी बात कर रहे हैं सर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन है जो कि CH3 होगा। इसी तरह से सर ये भी एक कार्बन है जो कि CH3 होगा, ये भी एक कार्बन है जो कि CH3 होगा। ये एक ऐसा कार्बन जिस पर एक हाइड्रोजन होगा, ये एक ऐसा कार्बन जिस पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ये एक ऐसा कार्बन जिसमें 1 हाइड्रोजन होगा, ये एक ऐसा कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, ये एक ऐसा कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, और ये एक ऐसा कार्बन जिसमें 3 हाइड्रोजन होंगे। साफ दिखाई देता है। अगर 1 डिग्री आपको ऐड करनी है तो 1 डिग्री कार्बन पकड़ लीजिए। 1 डिग्री कार्बन कौन कौन से निकल के आते हैं? 1 डिग्री कार्बन सर बिल्कुल चीख चीख के कह रहे हैं ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री। ये तमाम 1 डिग्री कार्बन, और इन सारे 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच है दे ऑल आर 1 डिग्री हाइड्रोजन। सो यू हैव 3, 3, 6, 3, 9 एंड 3 12। यानी कुल मिला के कितने हमारे पास 1 डिग्री आदमी आ गए, 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे 12 हो गए। चलिए ठीक है, 2 डिग्री देख लेते हैं। सर 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 और 2 6 दिखाई, जल्दी से अगर देखें तो 6 ही दिखाई दे रहे हैं। 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री पोजीशन एक ही है और एक 3 डिग्री पोजीशन ये है। कुल मिला के 1 और 1, कुल मिला के मुझे 2 ही 3 डिग्री हाइड्रोजन दिखाई देते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 3 डिग्री हाइड्रोजन विल बी। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि वो 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो इससे लगा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री होगा, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा। ये तमाम हाइड्रोजन जितने भी लगे हैं दे ऑल विल बी 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो बहुत आसानी से आप 2 डिग्री हाइड्रोजन के नंबर्स गिन सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 यहां से आ जाएंगे, 2 6 और 4 10, यानी नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन विल बी 10। तो बहुत आसान है, सब लोगों को आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी कि आप 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करते हैं। आप बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहना चाह रहा है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ अल्कोहल। बताइए अल्कोहल की डिग्री क्या होगी? अरे सर फिर वही है, अभी तो आपने बताया है कि अगर अल्कोहल की आप बात करते हैं तो अल्कोहल एक ऐसा आदमी है जो किसी भी एक तरफ से कार्बन से अटैच होगा और वो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। ऐसे में अल्कोहल की डिग्री कौन डिसाइड करेगा? सर वही है सर, जिस कार्बन से आप जुड़े हैं वही उसकी डिग्री डिसाइड करेगा। बात खत्म हो गई। यानी डिग्री ऑफ दिस कार्बन विल बी द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल। बात खत्म। यानी डिग्री ऑफ कार्बन attached with the OH group will decide the degree of alcohol। बात खत्म हो गई। लीजिए सर खेल खत्म हो गया। यानी जो भी इस कार्बन की डिग्री होगी वही डिसाइड करेगा कि इस अल्कोहल की डिग्री क्या है। बस खत्म हो गया। तो अब आप एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई साहब मुझे जल्दी से बताइए, ये जो आपके सामने एक अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है? तो साफ समझ में आता है दिस OH इज अटैच्ड विद दिस कार्बन and this carbon is what? This carbon is attached with only 1 carbon। दिख रहा है ये? तो अगर ये सिर्फ एक तरफ कार्बन से अटैच है तो this is 1 डिग्री कार्बन, so this alcohol will be 1 डिग्री alcohol।
ये 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से आज से जाना जाएगा, मशहूर हो जाएगा। इसी तरह से जरा और भी अल्कोहल निकालते हैं। सर दिस OH इज अटैच विद द कार्बन व्हिच इज अ 2 डिग्री कार्बन, सो दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली दिस OH इज अटैच विद द कार्बन व्हिच इज अ 2 डिग्री कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच विद 2 कार्बन एटम्स, सो दिस विल बी अ 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से अगर इसको देखें तो ये वाला जो कार्बन है ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इससे लगा OH पक्का 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से ये भी 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से ये भी 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये वाला कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो दो तरफ कार्बन से अटैच है, तो इट विल बी अ 2 डिग्री कार्बन एंड दैट अल्कोहल शुड बी अ 2 डिग्री अल्कोहल। बड़ा आसान था। अगर मैं चाहता तो इस पूरी बात को 2 मिनट में वाइंड अप कर सकता था। जब किसी ऐसे एटम की डिग्री निकालनी हो जो एक से ज्यादा बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा हो, तो ऐसे में उसकी डिग्री ये डिसाइड करेगी कि वो कितने कार्बन से अटैच। और जब किसी ऐसे एलिमेंट की डिग्री निकालनी है, ऐसे कंपाउंड की डिग्री निकालनी है जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो ऐसे में आप कार्बन से पूछ लीजिएगा कि उस एलिमेंट की डिग्री, उस कंपाउंड की डिग्री क्या है। खेल खत्म। नेक्स्ट पॉइंट की आती है बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सर डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स। बहुत आसान है सर, अब तो मैं आपकी बात समझ गया, मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी हेलोजन की बात करें तो आप सब जानते हैं हेलोजन कार्बन से अटैच होता है और एक ही बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे में अगर कार्बन से जुड़ा हुआ आदमी एक ही बॉन्ड बना रहा है तो हेलोजन क्या बोलेगा? भाई मुझसे मतलब नहीं है, मैं जिस कार्बन से जुड़ा हूं उससे डिग्री पूछ लो, मेरी डिग्री डिसाइड हो जाएगी, बात खत्म। यानी कहने का मतलब यह हुआ इसकी जो भी डिग्री है वही डिसाइड करेगा कि जो आपका हेलोजन है वो किस डिग्री का हैलाइड है। तो बहुत आसानी से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वो मुझसे कहे कि भैया जरा जल्दी से बता दो ये एल्काइल ब्रोमाइड किस डिग्री का एल्काइल ब्रोमाइड है। हम कहेंगे अरे भैया इस कार्बन से जुड़े हो और ये कार्बन सिर्फ एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो साफ दिखाई देता है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। आप इसको 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। दिस इज 1 डिग्री हैलाइड। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से कुछ भी ले सकते हैं, आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कितने डिग्री का हैलाइड है, तो आप बिना शर्माए लिख दीजिएगा दिस कार्बन इज अ 2 डिग्री, सो दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। बिल्कुल इसी तरह से सर अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे अमीन्स की डिग्री निकालनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? सर अमीन्स ऐसे आदमी है जिसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन अगर अमीन्स की बात करें तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है। यानी नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना सकता है तो सर वो ऐसा भी हो सकता है कि 1 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है वो नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर इस केस में अमीन्स की डिग्री नाइट्रोजन डिसाइड करेगा, न कि उससे लगा कार्बन। समझिए क्यों? क्योंकि वो आदमी एक से ज्यादा कार्बन से अटैच हो सकता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं अमीन्स की बात कर रहा हूं तो अमीन्स के केस में सर नाइट्रोजन कार्बन से अटैच हो सकता है, ऐसे भी नाइट्रोजन कार्बन से अटैच हो सकता है, ऐसे भी, और नाइट्रोजन कार्बन से अटैच हो सकता है ऐसे, बिकॉज दिस फॉर्म्स 3 बॉन्ड। तो ऐसे में साफ दिखाई देता है कि अगर वो सिर्फ एक तरफ कार्बन से अटैच हो और बाकी तरफ कार्बन न हो, तो ऐसे में ये पक्का हमारी 1 डिग्री अमीन के नाम से जानी जाएगी। दिस इज प्राइमरी अमीन। आप इसको प्राइमरी अमीन भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन एक ऐसा आदमी है जो 2 तरफ कार्बन से अटैच है, अगर वो 2 तरफ कार्बन से अटैच है तो ऐसे में आप उसको सेकेंडरी अमीन भी बोल सकते हैं। दिस इज 2 डिग्री और सेकेंडरी। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन एक ऐसा आदमी है जो तीनों तरफ कार्बन से अटैच है, और अगर वो तीनों तरफ कार्बन से अटैच है तो साफ समझ में आता है इट इज 3 डिग्री और टर्शरी अमीन। दिस इज अ 3 डिग्री और अ टर्शरी अमीन। हाँ ये भी हो सकता है कि सर नाइट्रोजन चारों तरफ कार्बन से अटैच हो। हाँ ये पॉसिबल तो है। नाइट्रोजन अगर चारों तरफ कार्बन से अटैच है तो ऐसे में इस नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसे क्वाटरनरी नाइट्रोजन तो बोला जा सकता है, इसे क्वाटरनरी अमोनियम आयन तो बोला जा सकता है, बट दिस विल नॉट बी एन अमीन। ये अमीन तो नहीं बोली जाएगी, ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन तो बोला जा सकता है। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम आयन। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम आयन। समझिए, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो अमीन्स की 3 डिग्री होती हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी ऐसी अमीन जिसमें नाइट्रोजन सिर्फ एक तरफ कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी ऐसी जिसमें नाइट्रोजन से दोनों तरफ कार्बन हो, टर्शरी वो जिसमें तीनों तरफ नाइट्रोजन हो। ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन चारों तरफ कार्बन से अटैच हो, इन दैट केस इट विल बी एन क्वाटरनरी अमोनियम आयन, इट वोंट बी एन अमीन। क्लियर?
चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर मैं एल्काइल, जैसे एग्जांपल भी ले रखा है, आप चलिए फटाफट एग्जांपल भी देख लेते हैं। सर नाइट्रोजन एक तरफ से जुड़ा हुआ है, सर इसे आज से 1 डिग्री बोलेंगे। ये नाइट्रोजन तीनों तरफ कार्बन से अटैच है, सर छोड़िए ना, इसे टर्शरी बोलेंगे। और ये नाइट्रोजन सिर्फ 2 तरफ कार्बन से अटैच है, इसको भी सेकेंडरी बोल देंगे। सर बहुत आसान से सवाल है, बहुत सीधे सीधे सवाल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने डिस्कशन करना ही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, तो मुझे हैलाइड्स के एल्काइल ग्रुप्स के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। तो जिन एल्काइल ग्रुप्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स की आप बात करना चाहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स को आपने क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करता हूं। एक एल्काइल ग्रुप ले लेता हूं, एक एल्किनाइल ग्रुप ले लेता हूं, और एक एल्काइनाइल ग्रुप ले लेता हूं। नाम से समझ में आता है, सर एल्काइल वो होगा जो नॉर्मल एल्केन से डिराइव किया गया होगा, एल्किनाइल वो होगा जो एल्कीन से डिराइव किया गया होगा, और एल्काइनाइल वो होगा जो एल्काइन से डिराइव किया गया होगा। कुछ कमाल नहीं है सर, मैं बिल्कुल सीधी बात समझ गया। अगर मैं एल्काइल ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो एल्काइल ग्रुप ऐसा होगा जिसमें किसी एल्केन से आपने एक H का रिमूवल कर दिया हो, यानी जैसे RH में से H निकालो तो जो बच गया दैट विल बी एन ग्रुप, जिसको आप एल्काइल ग्रुप का नाम दे देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास मीथेन है, और इस मीथेन में से आप एक H को हटाकर जो ग्रुप तैयार कर रहे हैं वो ग्रुप ये बनेगा। सो आज से अगर ये मीथेन है तो जो ग्रुप तैयार हुआ है उसे मिथाइल ग्रुप बोल दीजिएगा। दिस विल बी अ मिथाइल ग्रुप। चलिए बहुत बढ़िया सर, और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सर ये मेरी साइक्लोप्रोपेन है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अगर इसमें से आपने एक H हटा दिया तो ऐसे में ये जो ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप को आप साइक्लोप्रोपाइल बोल दीजिएगा। दिस इज साइक्लोप्रोपाइल। यानी एक H हटने के बाद जो बच गया, ये जो मैं बॉन्ड बना रहा हूं, दिस इज नॉट कार्बन। कहने का मतलब ये हुआ ये किसी के साथ अटैच होगा, बिकॉज दिस इज नाउ अ ग्रुप। बात समझ रहे हो? जैसे CH3 कहीं लटक गया, ये जो डंडा बनाया गया है, दिस इज नॉट कार्बन का बॉन्ड। ये कार्बन ये कह रहा है कि मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ हूं। ऐसे ही ये वाला जो बॉन्ड बनाया गया है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इसका जो बिहेवियर है वो एज अ ग्रुप होगा, और इसको साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप बोल दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी एल्केन में से एक H हटा दें तो आप एल्काइल ग्रुप तैयार कर सकते हैं, चाहे वो मीथेन हो उससे मिथाइल बना हो, चाहे वो इथेन हो उससे इथाइल बना हो। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये लीजिए जैसे CH3। अगर इसमें से एक H कम कर दिया जाए तो ये बनेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और एज अ ग्रुप इट विल बी इथाइल ग्रुप। क्योंकि ये कहां से डिराइव हुआ है? ये इथेन से डिराइव हुआ है। और अगर ये इथेन से डिराइव हुआ है तो एक H हटने के बाद इसे क्या माना जाएगा? इथाइल ग्रुप मानेंगे मास्टर जी। तो ठीक है, फिर एल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन हटाकर ही तैयार किया गया है। हाँ, तो सर हाइड्रोजन तो कहीं से भी हटा सकते हैं। सर ऐसा भी हो सकता है बहुत लंबी सी चेन हो, हाइड्रोजन शुरू से हटा दिया जाए, बहुत लंबी सी चेन हो, हाइड्रोजन को बीच से हटा दिया जाए। तो ऐसे में सर एल्काइल ग्रुप के नाम भी बदल जाते होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, एल्काइल ग्रुप को भी क्लासिफाई किया गया है, एक ऐसा एल्काइल ग्रुप जो कि एक नॉर्मल एल्काइल ग्रुप है। सर दिस इज अ नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। एक लंबी सी चेन में से, एक बढ़िया चेन स्ट्रक्चर में से आपने कोने में से एक H हटा लिया है, नॉर्मल एकदम। यानी बात समझ में आनी चाहिए, दिस इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन आपने कोने से चुपचाप, कहां से? एक लंबी सी स्ट्रेट चेन कंपाउंड से। यानी कहने का मतलब यह हुआ, और ऐसे एल्काइल ग्रुप को आप नॉर्मल एल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं तो आपको यह समझा भी सकता हूं, मान लीजिए CH3 CH2 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 CH3, मेरे पास प्रोपेन, तो दैट इज दिस इज प्रोपेन, सॉरी दिस इज पेंटेन। तो अगर मेरे पास पेंटेन है तो ऐसे में अगर आप इसमें से बिल्कुल बाहर की तरफ से, बात समझ रहे हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, याद है प्राइमरी, जो बिल्कुल ऐसे कार्बन से लगा हुआ है, जो प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन कौन से कार्बन होते हैं? सर वो कार्बन जो सिर्फ एक तरफ कार्बन से अटैच होते हैं। सर या तो ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए। मान लीजिए यहां से आपने H हटा दिया, तो ऐसे में इसकी जो भी शक्ल आपको दिखाई देगी, दिस विल बी CH3 CH2 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 एंड दिस इज ऑल्सो CH2। सर एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद ये एक सब्स्टिट्यूएंट या एक ग्रुप जैसा दिखाई देगा, जिसको आप, अगर ये पेंटेन है तो आप इसे नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। दिस इज नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप। क्लियर है ये? सर ऐसे में और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए वो मुझसे कहे कि भाई ऐसा, अगर ऐसा कोई सिस्टम होता, CH3 नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर, CH2
CH3। अब इसमें से अगर आप कोई एक H हटाना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं एक H हटाने के लिए तैयार हूं। जैसे ही आप इसमें से एक H हटाएंगे, प्राइमरी कार्बन से एक H हटाएंगे, तो इसकी जो भी शक्ल बनेगी वो होगी CH3 CH2 CH2 CH2। और ऐसे में आप इसका नाम नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि ब्यूटेन से बना है, सो दिस विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। आप इसे नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप की कैटेगरी में बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बिकॉज दिस वाज ब्यूटेन एंड एक प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाकर आपने एक ग्रुप तैयार किया है। आप इसे खूबसूरत नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है सर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप कैसे बनते होंगे। अरे गजब आदमी, अब तो तुम समझ ही गए हो सर, सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा देते हैं, इसमें क्या सोचना है, बिल्कुल फर्जी कहानी है सर। आप सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा दीजिए, उससे काम चल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे में सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाने से, कौन सी हाइड्रोजन है सेकेंडरी सर, या तो ये वाली ले लीजिए या ये, दोनों में से सेम, सब एक जैसा सर, कहीं से भी एक H को हटा दीजिए, तो ऐसे में जो भी साहब तैयार होंगे वो मेरा सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा। दैट मींस दिस विल बी CH3 CH, यहां से आप जुड़ गए, तो नाउ दिस ग्रुप इज अ सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। ये एक सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होगा, क्योंकि ये ब्यूटेन था, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर ये ब्यूटेन है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप के नाम से जाना चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है? इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो फटाफट दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। CH3 CH2 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 CH3, और ऐसे में आपने यहां से एक H हटा दिया, तो एक H हटाने बाद कौन सा 2 डिग्री सर, आप चाहे इसको हटा दीजिए, चाहे इस 2 डिग्री, चाहे इस 2 डिग्री, चाहे इस 2 डिग्री, ऐसे में आपका जो भी ग्रुप बनेगा वो सेकेंडरी ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। यानी एक H हटाने के बाद जो भी बनेगा वो सेकेंडरी हेक्साइल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। दिस इज सेकेंडरी हेक्साइल ग्रुप। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाने से प्राइमरी ग्रुप बनेगा, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप बनेगा, जिसको आप नॉर्मल अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाने से हमारा सेकेंडरी ग्रुप बनेगा, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप बोल दिया जाएगा। देखिए शार्ट डेफिनेशन है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन एटम फ्रॉम एन एल्केन। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप ऑफ द सिस्टम, एंड दिस इज नॉमेनक्लेचर में इसको यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टर्शरी अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। टर्शरी अल्काइल क्या होगा सर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी हाइड्रोजन है जो टर्शरी कार्बन से लगी, तो दैट मींस अगर मैं टर्शरी कार्बन से लगा हाइड्रोजन हटा दूं, नाउ दिस इज माय टर्शरी हाइड्रोजन। सो इफ दिस इज अ 3 डिग्री हाइड्रोजन, और अगर ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो इस H के रिमूवल से जो भी ग्रुप तैयार होगा आप उसे टर्ट ग्रुप या टर्शरी ग्रुप के नाम से जानेंगे, एंड दिस इज माय टर्शरी ग्रुप। आप इसे टर्शरी अल्काइल ग्रुप या टर्ट ब्यूटाइल, कितने कार्बन है ये 4 कार्बन है, तो दिस इज टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। आप इसे टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप बोल सकते हैं। क्लियर? बहुत आसान है सर, ये यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में तो कोई झंझट ही नहीं सर। अब नॉर्मल अल्काइल ग्रुप बहुत आसान है, आप आप जो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है वो भी हमें समझ में आता है, आप टर्शियरी अल्काइल ग्रुप वो भी हमें समझ में आता है। अगर मैं चौथे तरह की कैटेगराइज बात करूं तो ये आइसो अल्काइल ग्रुप क्या होता है। बड़ा आसान है सर, आइसो अल्काइल ग्रुप बड़ा आसान है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए, और इनकी डेफिनेशन भी बड़ा क्लियर है, कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके टर्मिनल पर सिर्फ ये इस तरह का कोई सिस्टम दिखाई दे रहा हो, आप समझिए बात को, और कोई अलग ब्रांचिंग ना हो रही, कोई और ब्रांचिंग ना हो रही हो, आपको सिर्फ टर्मिनल पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो, यानी कहने का मतलब यह हुआ कोई और ब्रांचिंग दिखाई ना दे रही हो, सिर्फ टर्मिनल पर आपको CH3 दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे में आप उसको आइसो ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, और मैं इसको बनाने का तरीका भी तुम्हें बड़ा आसान बताता हूं। मान लीजिए ये आपका CH2 CH3, आप देख रहे हैं दिस इज पेंटेन, ये पेंटेन। अब करना क्या है आपको कि आप एक CH3 उठाइए, कोई भी एक CH3, बाहर वाला जो CH3, इसको उठाइए और उसको सेकेंडरी वाले कार्बन पे लगा दीजिए। अब जो सिस्टम तैयार होने वाला है वो सिस्टम आपका पक्का आइसो अल्काइल ग्रुप बनेगा। दैट इज CH3 CH3, एंड दिस विल बी CH2, एंड दिस इज CH2 ऑल्सो। सही कर रहा हूं मैं? 4 ये और एक, बिल्कुल सही। तो ऐसे में सर ये जो ग्रुप तैयार हुआ है ये आइसोपेंटाइल के नाम से जाना जाएगा। नाउ दिस इज आइसोपेंटाइल ग्रुप। समझ रहे बात को? इसी में अगर मान लीजिए आप एक और CH3 उठाकर यहां जोड़ देते, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इसी में आप नियोपेंटाइल ग्रुप बनाने के चक्कर में रहते, कहने का मतलब क्या हुआ, CH3 और ये है आपका CH2, ये है आपका CH2, ये है आपका CH2 और ये है CH3।
ऐसे में आप एक CH3 को उठा के और जोड़ें, एक और CH को कार्बन को उठा के जोड़ें, तो ये बनेगा आपका CH3C। एक कार्बन उठा के अंदर किया, एक कार्बन और अंदर किया, और ये बचा आपका ये ग्रुप। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्रुप आपका तैयार हो रहा है, दिस ग्रुप इज माय नियो ग्रुप, दिस इज नियो ग्रुप। इसे आप नियो ग्रुप के नाम से या नियो पेंटाइल की, दिस सिंस दिस वाज पेंटेन और आपने सेकेंडरी कार्बन पर दो कार्बनों को शिफ्ट किया है, एक इस कार्बन को एक इस कार्बन को, तो ऐसे में सर साफ समझ में आ रहा है कि अब जो सिस्टम आपका तैयार हो रहा है वो नियो पेंटेन तैयार हो, नियो पेंटाइल ग्रुप तैयार हो रहा है। सो दिस इज नियो पेंटाइल। तो ये बड़ा आसान सा फंडा है। आइसो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें CH3 CH CH3 नजर आता होगा और ऐसे में और कोई ब्रांचिंग आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। सिमिलरली टर्शरी, सिमिलरली अगर आप नियो पेंटाइल ग्रुप की या नियो ग्रुप की बात करें तो नियो ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा जिसमें कार्बन से तीन तरफ कार्बन, बल्कि तीन कार्बन से चार तरफ कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा एक सिस्टम जहां पर भी दिखाई देगा आप उसको नियो पेंटाइल सिस्टम मान सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए, फटाक से लिख लेते हैं, जरा मुझे नियो हेक्साइल बना के दिखाइए, तो जल्दी से एक बार नियो हेक्साइल बना के देख लेते हैं। मुझे लगता है मुझे एन को कैपिटल में नहीं लिखना है, हम एक बार लिख लेते हैं, दिस इज नियो हेक्साइल ग्रुप। तो अगर मैं नियो हेक्साइल बनाना चाहूं तो बताइए कैसे? सबसे पहले हेक्सेन बनाइए ना। चलिए सबसे पहले हेक्सेन बना लेते हैं, थोड़ा सा सस्ते में बना लेते हैं। एक कार्बन, 2 3 4 5 6। सर इस हेक्सेन से आप एक काम करिए, एक कार्बन उठा के यहां लाइए, बहुत बढ़िया। फिर सर दूसरा कार्बन उठा के यहां लाइए, बहुत बढ़िया। यानी अब आपकी शक्ल कैसी दिखाई देगी? सर एक कार्बन लाइए, दूसरा कार्बन लाइए, और बाकी सर एक दो बचे हुए कार्बन ऐसे छोड़ दीजिए, एक दो बचे हुए कार्बन ऐसे छोड़ दीजिए। नाउ सर दिस इज अ ग्रुप, ये एक ग्रुप बनेगा जिसको आप नियो हेक्साइल ग्रुप बोल सकते हैं। दिस इज नियो हेक्साइल ग्रुप। समझ रहे हैं बात को? क्यों? क्योंकि ये मेरा हेक्सेन था, दिस वाज हेक्सेन। यानी अगर आपने 6 कार्बन जो आपके थे उनमें से 2 कार्बन को, यानी इस तरह का कोई भी सिस्टम जो आपने तैयार किया, जो अभी हमने बात की थी, दिस वाज CH3, दिस वाज CH3, दिस वाज CH3 एंड दिस इज कार्बन एंड दिस इज CH2। अभी बात हुई थी हमारी, इस तरह का कोई भी सिस्टम आपको दिखाई देगा आप उसे नियो सिस्टम बोलेंगे, दिस इज नियो सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? तो बड़ा आसान सा फंडा है, धीरे धीरे करके ये हमारे सामने इस तरह के कंपाउंड्स आते भी जाते हैं तो हम धीरे धीरे करके और भी ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। चलिए फटाक से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एल्किनाइल ग्रुप्स। एल्किनाइल ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स होंगे, जरा फटाफट इनके बारे में बात करते हैं। एल्किनाइल ग्रुप वो होंगे जो एल्कीन से तैयार होंगे, जैसे साफ दिखाई दे रहा है। यानी अगर मैं किसी एल्कीन में से एक H हटा लूं, किसी एल्कीन में से अगर आप एक H हटा लें तो जो भी ग्रुप तैयार होगा वो एल्किनाइल ग्रुप होगा। इसी तरह से अगर आप किसी एल्काइन में से एक H हटा लेते तो एल्काइन में से एक H हटाने के बाद जो ग्रुप तैयार होगा वो एल्काइनाइल ग्रुप होगा, उसे आप एल्काइनाइल ग्रुप के नाम से जानेंगे। चलिए मैं चेक कर लेता हूं। सर साफ दिखाई देता है ये इथीन था, सर इथीन में से आपने एक H हटा लिया तो सर ये इथिनाइल ग्रुप या विनाइल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। दिस इज पक्का इथिनाइल और विनाइल ग्रुप। सिमिलरली सर ये एक ऐसा था जो प्रोपीन था, सर प्रोपीन में से एक H हटा लिया तो ये प्रोपिनाइल ग्रुप होगा। लेकिन सर प्रोपिनाइल दो तरह से हो सकता है, एक ऐसा कार्बन से अटैच हो और एक डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से अटैच हो। तो ऐसे में जिस कार्बन से भी अटैच होगा सर उस केस में उसको नंबर 1 दे दिया जाएगा, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में बोला जाता है कि जब आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें तो ये साइड चेन जिस पेरेंट चेन में जहां से अटैच होगी वहीं से नंबर 1 डिसाइड किया जाएगा। यानी इफ दिस इज अ मेन पेरेंट चेन सपोज, तो इस मेन पेरेंट चेन में ये साइड चेन जहां से अटैच है उसी से नंबर 1 दिया जाएगा। यानी क्योंकि ये साइड चेन इस कार्बन से अटैच है इसलिए दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। सो दिस इज अ प्रोपिनाइल ग्रुप व्हिच इज व्हिच प्रोपिनाइल, दिस इज 2 प्रोपिनाइल, सो दिस विल बी अ 2 प्रोपिनाइल ग्रुप। सिमिलरली दिस विल बी अ 1 प्रोपिनाइल ग्रुप। और ये फिर वही है सर, दिस इज आइसोप्रोपीन जो हमारे जिसमें एक H हटा के तैयार किया गया है, सर ये आइसो ग्रुप होगा, हमने बात की थी सर दिस इज आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप। यानी बड़ा सीधा सा है कि एल्कीन से एक H हटाने के बाद जो सिस्टम तैयार होता है उसे एल्काइनाइल सिस्टम के नाम से एल्कीनाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली अगर आप किसी आइन में से एक H हटा लें, वही कहानी है सर, अगर किसी आइन में से एक H हटा लें तो उस केस में जैसे ये इथाइन था तो सर ये इथिनाइल हो गया, ये प्रोपाइन था, कौन सी प्रोपाइन था सर ये 1 2 3, सर ये 2 प्रोपाइन था तो ये 2 प्रोपानाइल हो गया, सर ये 1 प्रोपिनाइल हो गया। और सिमिलरली ये हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये यहां से डिसाइड हो, यानी ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये यूनिक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो जनरली बच्चे जल्दबाजी में गलत लिखते हैं, एक एल्कीनाइल वाला और एक एल्काइनाइल वाला, वो हमें ध्यान रखना है। क्लियर है?
चलिए अब आते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं फटाफट। जो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो भी हम बात कर लेते हैं, एंड दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अनसैचुरेशन इंडेक्स। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन इंडेक्स क्या कह रहा है? बहुत आसान, कुछ झंझट नहीं है, बहुत आसान। क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई ऐसा है, ये बताइए किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो एक नॉर्मल ओपन चेन हमारा एल्केन बन जाए, यानी उसके अंदर कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड ना हो, उसके अंदर कहीं पर भी कोई रिंग सिस्टम ना हो, यानी कोई भी कंपाउंड जिसमें, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपसे कहा जा रहा है कि 2 कार्बन, यानी हमारे पास हैं कितने कार्बन? 2 कार्बन। अब हम सब जानते हैं 2 कार्बन से जो एल्केन तैयार होनी चाहिए, सारी दुनिया जानती है 2 कार्बन से जो एल्केन तैयार होनी चाहिए वो CnH2n+2 होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ इफ इट इज C2H4 तो मुझे जो एल्केन चाहिए वो चाहिए C2H6, क्योंकि C2H6 ही 2 कार्बन की एक विदाउट डबल बॉन्ड वाली एक ओपन चेन वाली एल्केन होगी। क्लियर है? तो ऐसे में बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि अगर आप इस आदमी को इस आदमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक हाइड्रोजन की जरूरत है। अगर आपको एक हाइड्रोजन की जरूरत है तो इसका मतलब आपका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या फिर आपका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो हमारा क्या बन जाएगा? 1। दिस इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए वो हमसे कहता है भाई मेरे पास एक कंपाउंड है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, सपोज C6H6। वो कह रहा है बताइए इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? मैं फॉर्मूला तो लिख ही दूंगा लेकिन मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बता रहा हूं, साफ दिखाई देता है सर 6 कार्बन है सर, 6 कार्बन का एक नॉर्मल एल्केन विदाउट रिंग, एक नॉर्मल ओपन चेन एल्केन 6 कार्बन का, तो सर C6H14 होता है। 6 कार्बन का मतलब CnH2n+2, सो इट शुड बी C6H14। सर इसको C6H14 होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए सर? ये तो 6 ही है, आपको 14 करने, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन चाहिए सर? 14 में से 6 घटा दीजिए सर, 8 आ जाएंगे। 8 आने के बाद आप उसको 2 से दे मारिएगा, क्यों? क्योंकि आपको H2 बताने हैं, ये तो हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ सर 8 में से 2 घटा डिवाइड कर दीजिए, इतने हाइड्रोजन की आपको जरूरत पड़ेगी और साफ दिखाई देता है दिस इज 4। सो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो हमारा कितना निकल के आएगा? 4। और मेरे ख्याल से सारी दुनिया जानती है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन होता है, और बेंजीन एक ऐसा आदमी है जिसमें 3 तो डबल बॉन्ड्स होते हैं और एक रिंग होती। और सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर किसी मॉलिक्यूल का 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई रिंग नहीं है, उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है तो वो जो अनसैचुरेशन है वो एक रिंग की वजह से भी हो सकता है और एक डबल बॉन्ड की या पाई बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस आदमी का जरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए, तो आप सब लोग जानते हैं दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2। अब आप ये बताइए इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो दिस इज C3H6। अरे C3H6 ये तो एल्केन का फॉर्मूला नहीं है। तो एल्केन अगर आप ओपन चेन एल्केन बनाना चाहते हैं तो हम सब जानते हैं इसकी ओपन चेन एल्केन अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CnH2n+2, यानी शुड बी C3H8। और अगर ये C3H8 होना चाहिए तो इसको C3H8 बनाने के लिए अगर मैं इसको C3H8 बनाना चाहता हूं जिसके पास 6 कार्बन है तो साफ दिखाई देता है 8 में से 6 गए 2, 2 को 2 से डिवाइड किया, आपको इतनी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, यानी इसका जो DU निकल के आ रहा है वो 1 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ एक रिंग सिस्टम का DU भी 1 है। और इसी तरह से अगर C3H6 एक ऐसा कंपाउंड होता जिसमें डबल बॉन्ड होता, यानी C3H6 अगर एक ऐसा कंपाउंड होता जिसको आप, ये भी तो C3H6 है प्रोपीन, इससे अगर आप C3H8 बनाना चाहते हैं तो इसका भी जो DU निकल के आएगा वो 8 में से 6 गए 2, 2/2, दैट इज कितने आ गए? इसका भी जो DU आएगा वो 1। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं जो DU है वो कहां कहां 1 आ रहा है, यानी अगर एक पाई बॉन्ड है तो भी DU 1 है, और अगर एक रिंग सिस्टम है तो भी DU 1 है। या दैट मींस DU का मतलब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके अंदर है तो वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या तो पाई बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी या फिर एक रिंग सिस्टम से सेटिस्फाई होगी। यानी आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर ये बता सकते हैं कि उसकी और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरी इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए। चलिए चेक करते हैं फटाफट, 1 सेकंड के अंदर इसको निपटाते हैं। सर इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, सोचने की जरूरत नहीं है सर, DU की वैल्यू 1 निकल
निकल के आएगी। बहुत बढ़िया, इसको चेक करते हैं। सर इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है और इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है। सर इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड है और इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं। समझते हो सब लोग? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई, यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर मैं इसका ड्यू निकालना चाहता हूं तो 1 + 2 3 निकल के आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका ड्यू निकालना चाहता हूं तो इसके अंदर 3 पाई है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और साथ में एक रिंग सिस्टम, यानी इट हैज 3 पाई बॉन्ड्स प्लस 1 रिंग। दोनों की वजह से टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ जाएगी? 4। आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालकर चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहां देखते हैं, यहां पर अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे? सर इसमें बड़ा आसान है, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखकर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या निकल के आ रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप डबल बॉन्ड्स को देखकर या रिंग सिस्टम को देखकर आसानी से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर सकते हैं। अब सर ये तो तब होगा जब आपको स्ट्रक्चर पता हो। जैसे मान लीजिए इसकी और कर लेते हैं, इसका चेक करते हैं, जल्दी से बताइए इसमें क्या निकल के आएगा। सर एक तो ये पाई बॉन्ड आ रहा है, एक रिंग सिस्टम आ रहा है, एक ये रिंग सिस्टम विद पाई बॉन्ड आ रहा है, यानी एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा, रिंग प्लस पाई बॉन्ड 2 आ जाएंगे और एक पाई बॉन्ड 1 आ जाएगा, यानी कुल मिला के 2 और 1 4 5, यानी इसका जो ड्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा? 5। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का एक जनरल फॉर्मूला होगा। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसके अंदर CaHbOcXD Ne, जिसमें हेलोजन भी है, जिसमें नाइट्रोजन भी है। तो ऐसे में अगर आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं और वो होगा जितने कार्बन है उसमें 1 जोड़ दीजिए, साथ ही साथ जितने हाइड्रोजन हैं उसमें हेलोजन जोड़कर नाइट्रोजन माइनस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी वैल्यू निकल के आएगी दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये लॉजिकल है, तुम खुद भी दिमाग लगाओगे तो ये फॉर्मूला भी तुम डिराइव कर सकते हो, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। हाँ, नॉर्मली डिराइव भी किया जा सकता है, ठीक। लेकिन फिर भी तुम्हें याद क्या करना है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड हो जिसमें CHbOcXDNe है, तो ऐसे में एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का तरीका यह है कि जितने कार्बन है उसमें 1 जोड़ दीजिए, साथ ही साथ माइनस करिए क्या क्या, जितने हाइड्रोजन है, जितने हेलोजन है और उसमें से माइनस कर दीजिए जितने नाइट्रोजन है। बाइवेलेंट एटम को जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, सब लॉजिकल है, समझा जा सकता। यानी कहने का मतलब यह हुआ इस फॉर्मूले को यूज करके आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब अगर मान लीजिए मुझसे किसी भी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकलवाई जाए तो मैं उसको देखकर, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर भी डिसाइड कर सकता हूं और उसकी शक्ल को देखकर भी डिसाइड कर सकता हूं, ठीक है। अब जैसे कुछ एक आध यूनिक एग्जांपल्स भी लिए जा सकते हैं जिसमें मान लीजिए वो कुछ हमारे पास एक 3 डायमेंशनल फिगर्स हो। तो अगर मैं 3D फिगर्स की बात करूं तो 3D फिगर्स की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कैसे करें? लॉजिक सिर्फ वही, वो क्या है कि किसी भी 3D फिगर को आप कितनी मिनिमम स्टेप्स में एक ओपन चेन एल्केन में कन्वर्ट कर सकें, यानी नंबर ऑफ मिनिमम स्टेप्स टू कन्वर्ट दैट ओपन 3 डायमेंशनल फिगर इनटू एन ओपन चेन सिस्टम, यानी नंबर ऑफ मिनिमम स्टेप्स टू कन्वर्ट that 3-dimensional structure into an open chain alkane। ये मेरा आंसर। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर ऐसा कर सकते हैं जैसे ये वाला बॉन्ड तोड़ा पहले, फिर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, फिर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, फिर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, फिर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा। आप कितने मिनिमम स्टेप्स में बॉन्ड तोड़कर इसको नॉर्मल एल्केन में, ओपन चेन एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या बोला गया है? बेस्ट तरीका यही है कि आपको जो फॉर्मूला बताया गया है आप सिर्फ उस फॉर्मूले को यूज करके इस तरह के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के ड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास कार्बन है जिसमें 1 हाइड्रोजन होगा, ये भी मेरे पास एक कार्बन है जिस पर 1 हाइड्रोजन होगा, ये भी मेरे पास एक कार्बन है जिस पे 1 हाइड्रोजन होगा, ये भी 1 हाइड्रोजन होगा, ये भी 1 हाइड्रोजन होगा, ये भी 1 हाइड्रोजन होगा। अगर मैं पीछे वाले कार्बन की बात करूं तो पीछे वाले कार्बन पर भी 1 हाइड्रोजन होगा और इस कार्बन पर भी 1 हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? अच्छा, कार्बन है कितने? सर साफ दिखाई देता है कार्बन मेरे पास कौन कितने हैं। सर ये एक क्यूब है जिसको क्यूबेन का नाम दिया जाता है। सर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 8 क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं। तो सर ये क्यूब के 8 कॉर्नर के हिसाब से हमारे पास 8 कार्बन है। तो सर इसमें तो आप अपनी छोटी सी अकल भी लगा सकते थे, C8H8 है सर, ये C8H8। तो आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लीजिए जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, चलिए वो कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन के अंदर 1 जोड़ दीजिए और फिर माइनस कर दीजिए जितने हाइड्रोजन हो
प्लस जितने हेलोजन हो माइनस कर दीजिए जितने नाइट्रोजन हो डिवाइडेड बाय 2। ये लीजिए सर, इससे सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 में से 4 चला जाएगा सर, इस क्यूबेन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो 5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा एक बड़ा आसान सा तरीका है, 8 कार्बन की अगर कोई एल्केन है तो वो कितना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, ओपन चेन एल्केन। तो सर ऐसे में 8 कार्बन है तो CnH2n+2 के हिसाब से दिस विल बी C8H18 सर। ये C8H18 होना चाहिए था। सिंपल, अगर ये होना चाहिए था तो अभी तो ये 8 है, इसको 18 करना है, तो 18 में से 8 गए सर, आपको 10 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यानी कितने हाइड्रोजन हो गए, 10/2, यानी DU की वैल्यू कितनी आ गई सर, सीधे सीधे 5 आ गई। मतलब फंडा बड़ा क्लियर है कि आपका जो रेफरेंस है वो एक ओपन चेन एल्केन है। रेफरेंस हमारा ओपन चेन एल्केन है और वही डिसाइड करेगा कि आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या चल रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट जो आपका निकल के आ रहा है ये प्रिज्मेन ले लेते हैं। बिल्कुल वही है सर, इसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा। ये भी कार्बन है, 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 ये भी कार्बन है। सब लोग चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कुल मिला के 6 कार्बन है। इट इज 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं अगर आप हाइड्रोजन चेक करना चाहें तो हाइड्रोजन फिर वही है सर, मुझे एक हाइड्रोजन यहां दिखाई देता है, एक हाइड्रोजन यहां दिखाई देता है, एक हाइड्रोजन यहां दिखाई देता है, एक हाइड्रोजन यहां दिखाई देता है और इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहां दिखाई देता है। तो देखा जाए तो मेरे पास कुल 6 हाइड्रोजन। इसको अगर आप ओपन चेन में कन्वर्ट करते तो दिस इज C6H14। 7 दिखाई देता है, 14 है, 6 है, तो आपको कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 8/2, दैट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शुड बी 4। यानी इसका जो DU निकल के आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? वो 4 आना चाहिए। तरीका लेकिन ये भी है, लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि सर आप इसको कितने मिनिमम स्टेप्स में एक ओपन चेन एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये भी करके देख सकते हैं सर, पहले ये वाला कोई भी रैंडमली पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, मिनिमम कितने स्टेप्स में ये एक नॉर्मल चेन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो करना मुश्किल है क्योंकि आपको कई बार स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बेस्ट क्या तरीका है? सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूला यूज करके आसानी से इसका DU निकाल लीजिए। जैसे इफ इट इज C6H6, एक बार चेक कर लेना, अगर ये C6H6 है तो ऐसे में फॉर्मूला लगाकर, फॉर्मूला क्या होगा? 6 + 1 यानी DU निकालेंगे तो 6 + 1 - 6/2, यानी 7 में से 3 गए 4, इसका DU कितना बन जाएगा? 4। क्लियर है? तो किसी भी तरह से स्ट्रक्चर्स को यूज करके ये काम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसी तरह से किसी भी स्ट्रक्चर का आप इस स्ट्रक्चर का DU कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ये एक बढ़िया टेस्ट होगा, ये तुम खुद टेस्ट से ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। और मैंने फिर भी ये बताया है कि बेस्ट तरीका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का DU निकालने का, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखकर सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, दिमाग ही मत लगाइए। यानी जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले से, क्योंकि ये सोच पाना बड़ा मुश्किल है कि मिनिमम कितने स्टेप्स में मैं तुम्हें एक एल्केन में कन्वर्ट कर दूंगा, ये तो बड़ा झंझट का काम है ना। तो ये समझदारी नहीं। अब जैसे यही है, तो अभी तुमने देखा था इसका ये वाला हिस्सा क्यूबेन है, अगर ये हिस्सा क्यूबेन है तो क्यूबेन का DU क्या था? क्यूबेन का DU तो 5 था। ऐसे में उसी 5 में ये और जोड़ दीजिए, ये कितना था? इसका DU कितना होगा सर? इसका 2 होगा क्योंकि एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है। यानी इसका 5 था, इसका 2 था, और अगर आप इसको देखें तो इसका भी 2 है। यानी कुल मिला के 5 2 7 2 9, यानी देख के लगता है कि इसका DU 9 निकल के आएगा। हालांकि आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखकर भी ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए और बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए जो हमारी कंडीशंस डिसाइड की गई। तो अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर्स की कंडीशंस की बात करूं तो कंडीशंस क्या कहती हैं? द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसाइड करने के मेरे पास सिंपल 4 स्टेप्स हैं। वो क्या है? मैं सबसे पहले प्रीफिक्स लिखता हूं, उसके बाद वर्ड रूट लिखता हूं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। चलिए फटाफट इनके बारे में बात करते हैं। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट ये बताता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्चुअली स्केलेटन कितने कार्बन का है, यानी कितने कार्बन का ढांचा है। तो अगर मान लीजिए वो 1 कार्बन का ढांचा है तो ऐसे में आप इसको वर्ड रूट को मेथ करके लिखते हैं, दिस इज मेथ। अगर वो 2 कार्बन का ढांचा है तो ऐसे में आप इसको एथ करके लिखते हैं। इसी तरह से अगर वो 3 कार्बन है तो आप इसको प्रोप करके लिखते हैं, हम सब इस बारे में जानते हैं। अगर वो 7 कार्बन है तो इसको आप हेप्ट करके लिखते हैं। इसी तरह से अगर वो 9 कार्बन का ढांचा है तो आप उसे नॉन करके लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो 10 कार्बन है तो उसे आप डेक करके लिखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप सर जितने कार्बन का स्केलेटन है, जो आपका मेन पेरेंट चेन है, वो कितने
कितने कार्बन का है, अगर ये पता चल जाए तो आपको वर्ड रूट पता चल जाए। फिर वर्ड रूट से क्या होगा, वर्ड रूट के बाद आप उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका प्राइमरी सफिक्स क्या है। यानी अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आऊं तो दैट विल बी माय सफिक्स, जिसको प्राइमरी सफिक्स का नाम दे रहा हूं। सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि आपके उस स्केलेटन के अंदर बॉन्ड्स की सिचुएशन क्या है। अगर वो सिंगल बॉन्ड सिचुएशन में है तो आपका प्राइमरी सफिक्स एन बनेगा, अगर वो डबल बॉन्ड की सिचुएशन है तो ईन, और वो ट्रिपल बॉन्ड की सिचुएशन है तो वो आइन देखने को मिलेगा। यानी ईन तब जब उस स्केलेटन या उस वर्ड रूट के अंदर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ऐसे में उसका प्राइमरी सफिक्स आइन के फॉर्म में लिखा जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल एन होगा। सिंपल एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो CH3 CH2 CH3, ये लीजिए सर, जल्दी से बताओ इसका वर्ड रूट क्या है। सर इसका वर्ड रूट 3 कार्बन का प्रोप है सर, प्रोप इसका वर्ड रूट है। चलिए ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या है सर, प्राइमरी सफिक्स, इसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो प्राइमरी सफिक्स विल बी एन, सो दिस विल बी प्रोप प्लस एन, यानी इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा प्रोपेन, सो दिस विल बी प्रोपेन। सर इसके नाम में प्राइमरी सफिक्स तो आ गया, सेकेंडरी सफिक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप्स को डिसाइड करता है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। अगर कोई एसिड है तो वो उसके अंदर COOH ग्रुप दिखाई देगा और वो एक एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरह से अगर कोई अल्कोहल है तो वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होगा जो उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करेगा। क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं तो मुझे सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स जो कि इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर प्राइमरी सफिक्स, और ये उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो कि उस मॉलिक्यूल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। तो चलिए अब मैं फटाफट इनके फंक्शनल ग्रुप्स की बात करता हूं। नेमिंग के केस में सबसे पहले इस बारे में बात की जाएगी। नेमिंग करते वक्त हमेशा एक ही रूल फॉलो किया जाएगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान में रखना है, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को दिमाग में रखना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को दिमाग में रखना है, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नंबर आएगा, प्रायोरिटी में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर चेन की लंबाई, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स कितने लगे हैं। अगर मान लीजिए चेन की लंबाई भी सेम आ गई तो फिर यह डिसाइड किया जाएगा कि किस चेन में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, और अगर सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम आ गए तो फिर उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही डिसाइड करेंगे कि किसको आईयूपीएसी कैसे लिखी जाए। चलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल केस बना के देख लेते हैं। सर नॉर्मल एल्केन्स के आईयूपीएसी कैसे लिखी जाएगी, तो अगर आप लॉन्गेस्ट चेन रूल की बात करते हैं, यानी लॉन्गेस्ट चेन रूल जो हमारा, जैसे हमारा वही सर, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। सर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दिस इज नॉर्मल एल्केन, तो अगर ये नॉर्मल एल्केन है तो ऐसे में सर मल्टीपल बॉन्ड इसके अंदर है नहीं। थर्ड इज लॉन्गेस्ट चेन, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, तो इसमें तो कोई केमिस्ट्री नहीं है। सब लोग इस बात को समझ रहे होंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन निकल के आने वाली है वो यही लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, तो दिस विल बी माय लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर ली है तो आप बड़ी आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने के बाद आपको सिर्फ एक ही रूल ध्यान में रखना है, एंड दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको कहां मिल रहा है। यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही डिसाइड करने वाला है इस तरह के किसी भी स्ट्रक्चर की आईयूपीएसी लिखने में। यानी आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होगा वो कहां होगा, एंड दिस इज द बेसिक रूल। यही हमारा मेन रूल है जो इस तरह के कंपाउंड्स की आईयूपीएसी को डिसाइड करता है। तो जरा चेक करते हैं, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे में सर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस सब्स्टिट्यूएंट को आप 5वां नंबर दे रहे हैं। अगर आप नंबरिंग यहां से करना चाहते तो क्या होता, अगर आप नंबरिंग नीचे से करते, सॉरी ऊपर से करते, तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे में जो आपको लोकेंट मिलता, इस CH3 का जो नंबर मिलता वो नंबर 4 होता है। साफ समझ में आता है। सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है 4 नंबर 5 से छोटा है, इसलिए 4 नंबर को प्रेफरेंस रखेंगे, और इसलिए इस कंपाउंड की नेमिंग यहां से ना करके नीचे से की जाएगी, और इसलिए इस कंपाउंड का सही नाम चौथे पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसको प्रीफिक्स नाम दिया जाएगा, बताया था ये CH3 कौन सा ग्रुप था सर, एल्केन का, एल्काइल था। कौन सा एल्केन का, मीथेन का, तो ये कौन है, मिथाइल, सो दिस विल बी मिथाइल। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो दिस इज 4 मिथाइल, और क्योंकि कार्बन आपके 8 हैं सो दिस विल बी ऑक्टेन।
सो दिस इज 4 मिथाइल ऑक्टेन। बड़ा आसान सा नाम होगा, चौथे नंबर पर मिथाइल लगा है और ये 8 कार्बन का सिस्टम है। इसी तरह से अगर इसको देखें, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल जैसे यहां चेक करते हैं सर, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आपको दिखाई दे रही है। सर इसमें इतनी अकल क्या लगानी सर, ये लॉन्गेस्ट, चलिए लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब सर नंबरिंग कहां से करेंगे, चलिए नंबरिंग करते हैं। यहां से नंबरिंग करेंगे तो देख लीजिए सर 1 2 3, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, क्लियर है। अच्छा पूरी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सर ऊपर से अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं, यानी आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपका जो लोकेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं सर, तीसरे नंबर पर आ रहा है एक, और इसी तीसरे नंबर पर आ रहा है दूसरा, और उसके बाद चौथे नंबर पर आ रहा है और पांचवें नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर आ रहा है, पांचवें नंबर पर आ रहा है। अगर आप राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या होगा, अगर आप राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या होगा, अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं तो तीसरे नंबर पर एक आदमी आ रहा है, बहुत बढ़िया, फिर अगला आदमी चौथे नंबर पर आ रहा है, बात खत्म हो गई सर, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है सर, यही खेल खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि सर तीसरे के बाद अगर चौथे नंबर का आ गया, जबकि वहां तीसरे के बाद तीसरा नंबर आ रहा है लोकेंट का, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, इसको आप वैसे ही नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये सही कर दीजिए। इसका मतलब नंबरिंग जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ की जाएगी, क्योंकि आप में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाई दे रहे हैं जिनको आपने कम से कम लोकेंट दिया। दिस अगेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी बेसिक रूल एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस की नेमिंग करते वक्त सिर्फ एक ही लगता है, एंड दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो जैसे लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए, लॉन्गेस्ट चेन मिलने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लगाकर अपना काम चला सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे अगर ये केस ले लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। मान लीजिए मैं ये कहूं कि मेरे पास ये जो कंपाउंड है इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो 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 मेन चेन है हमारी वो ये, हाँ सही है सर, ये मेन चेन है आपकी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो सर मेन चेन अगर ये है, तो अब आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब आप नंबरिंग कहां से करेंगे। तो अगर इस केस में मेन चेन की बात करूं तो ये मेन चेन ऐसे भी हो सकती थी, हाँ बिल्कुल हो सकती थी, ये मेन चेन ऐसे भी हो सकती थी। अब आप बताइए, ये भी 7 कार्बन 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो चलिए डिसाइड कर लेते हैं सर, अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे पहुंचते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या सर, देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये कहता है जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे नंबरिंग करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अच्छा इधर चलते हैं, जब आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ये तो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन सर एक फर्क, यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इस चेन के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट तो इथाइल भी आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल भी आ रहा है, जबकि यहां सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जिसको आप आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसका नाम जो है अलग से लिख भी सकते हैं। अब क्या करें सर, अब सही तरीका क्या है, सही तरीका यही है कि हम उसी चेन, क्या बताया गया था, जब सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप सिमिलर ही है, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन वो सिमिलर है, फिर क्या देखेंगे सर, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, जिस लॉन्गेस्ट चेन में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दिखाई देंगे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वही डिसाइड करेगा कि उसकी आईयूपीएसी कौन बनेगा। तो साफ दिखाई देता है सर, इट हैज 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, इसकी लॉन्गेस्ट चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और इसकी लॉन्गेस्ट चेन में ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट। अगर ऐसे में देखा जाए तो ये नेम गलत हो जाएगा और ये आईयूपीएसी सही है। बताइए इसकी आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे सर, दूसरे नंबर पर मिथाइल है, तीसरे नंबर पर इथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले 3 इथाइल आएगा फिर 2 मिथाइल आएगा, एंड सिंस इट इज 6 कार्बन सो दिस इज 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई झंझट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसी तरह से जरा फटाफट इनके नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। अगर साइक्लोएल्केन्स के नॉमेनक्लेचर लिखे जाएं तो सिर्फ एक ही रूल बनाया गया है कि साइक्लोएल्केन्स में रिंग को प्रायोरिटी तब दी जाएगी जब रिंग के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो चेन में लगे कार्बन एटम्स से ज्यादा या उसके बराबर। यानी आप प्रायोरिटी हमेशा रिंग को तब देंगे जब रिंग के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स are equal are greater or equal than number of carbon in chain। तो ऐसे में प्रायोरिटी आप किसको देने जा रहे हैं, तो जो हमारा मेन चेन डिसाइड करेगा, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी होगी रिंग की, और जो हमारी साइड में चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट की जाएगी। यानी चेन जो है हमारा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा।
बिल्कुल आसान हो गया। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कैसे, जैसे पहला आदमी, आप देखिए पहले आदमी के बारे में बात करते हैं। पहला आदमी क्या कह रहा है? पहला आदमी कह रहा है सर देखिए 6 कार्बन, बात खत्म हो गई, ये 3 कार्बन, तो इसका प्रायोरिटी किसकी मिलेगी? इसको मिलेगी। तो ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट दैट इज अ प्रीफिक्स। कौन सा है प्रीफिक्स? सर ये प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल है, दिस इज प्रोपाइल, और दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप दैट इज साइक्लोहेक्सेन। This cyclo is primary prefix. This cyclo is primary prefix. This is word root and this is प्राइमरी सफिक्स। समझिए बात को, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके लिखूं तो ये जो प्रोपाइल है ये मेरा प्रीफिक्स हो गया, दिस इज प्रीफिक्स। अगर मैं साइक्लो की बात करूं, आप समझ ना, ये साइक्लो जो हमारा बनेगा, ये साइक्लो ग्रुप बना। अब उसके बाद हमारा हेक्स आ रहा है जो वर्ड रूट बनेगा। अगर मैं उसके बाद एन की बात करूं तो एन हमारा प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा बहुत आसानी से। प्राइमरी सफिक्स को और हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स को यूज करके आईयूपीएसी लिखने का बड़ा सीधा सा तरीका बनाया गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो चेन में नंबर कार्बन ज्यादा होंगे या रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। तो जैसे ये वाला एग्जांपल है 1 2 3 4 5, इसके पास 5 है, इसके पास सिर्फ 3 ही है। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, वो मेन चेन बनेगी, ये हमारी मेन चेन होगी, पेरेंट चेन, मेन पेरेंट चेन। और जो ये हमारी बनेगी, ये हमारी क्या बन जाएगी? अब सब्स्टिट्यूएंट। बस अब आप इसका नाम लिख सकते हैं, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। मेन चेन जो है वही डिसाइड करेगी, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स बन जाएगा जो पहले लिख दिया जाएगा। सो दिस इज साइक्लो। बताओ साइक्लोप्रोपेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या था? दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, याद है, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल। और क्योंकि ये 5 कार्बन है, सो दिस इज पेंटेन। यानी डिसाइड अब कौन कर रहा है? इस बार डिसाइड कर रहा है हमारा लंबा चेन, क्योंकि रिंग के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम जब बराबर या ज्यादा होते हैं तो रिंग पेरेंट चेन बन जाती है। लेकिन अगर चेन के पास ज्यादा है तो उस केस में चेन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन पेरेंट चेन बन जाता है, और जो रिंग लगी होती है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करती है। इस तरह से किसी भी एग्जांपल को लिया जा सकता है। सिमिलरली इस तरह के एग्जांपल को देखें, साफ दिखाई देता है ये मेन पेरेंट चेन। नंबरिंग कैसे डिसाइड करेंगे? सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही डिसाइड करेगा। 1 2 3 करेंगे, 4 करेंगे तो 1 2 3 4 बनेगा। इधर से 1 2 3 4 करेंगे तो ये भी 1 2 3 4 बनेगा। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो सर बड़ा क्लियर है, जहां आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड करना, जैसे यहां पर चेक करें 1 2 और 4, ठीक है। अच्छा, यानी अगर आप इस डायरेक्शन में नंबरिंग कर रहे हैं तो दिस विल बी 1 2 एंड 4, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 2 एंड 4। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इधर से नंबरिंग करते तो यह आ जाता 1, इधर से नंबरिंग करते तो यह आ जाता 1, फिर इधर आ जाता 3 और इधर आ जाता 4। तो इन दैट केस इट विल बी 1 3 4। साफ दिखाई देता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां मिल रहा है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सर यहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नंबरिंग 1 2 4 होनी चाहिए। सो दिस विल बी 1। अब आप इसका नाम अपने आप लिख सकते हैं, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 4। दिस विल बी द फाइनल नंबरिंग बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इधर से नंबरिंग करते वक्त 1 2 3 यानी 1 3 4 मिलता, उधर से नंबरिंग करते वक्त 1 2 4 मिल रहा, तो दैट 1 2 4 इज बेटर देन 1 3 4 बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सो द नंबरिंग शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? चलिए ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी एल्कीन्स की आईयूपीएसी लिखनी हो तो कैसे लिखी जाएगी? बहुत आसान है। एल्कीन्स की आईयूपीएसी लिखने के लिए सिर्फ एक छोटा सा रूल बनाया गया है, वो यही है कि अगर आप डबल बॉन्ड की आईयूपीएसी लिखना चाहते हैं तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करिए, आसानी से ये काम कर सकते हैं। यानी बड़ा आसान है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो लॉन्गेस्ट चेन आप सबसे पहले डिसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या दिखाई ध्यान देना था कि सर हमें प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देनी है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। फिर सर मल्टीपल बॉन्ड को अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? सर इसमें एक ही चेन है सर, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे में नंबरिंग कहां से करेंगे? तो लोकेंट इस डबल बॉन्ड को मिनिमम मिलना चाहिए, खत्म हो गया। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। उधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 मिलता, उधर से नंबरिंग करते तो भी 1 2 3 मिलता। तो ऐसे में सर नंबरिंग आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं। 6 कार्बन वर्ड रूट डिसाइड करेगा और साथ में तीसरे नंबर पर आपको ईन लगा हुआ मिल रहा है। सो दिस इज हेक्स 3 ईन। इसी तरह से यहां देखते हैं, सर लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, लेकिन क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड के बाद आती है तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन बिल्कुल साफ दिखाई देती है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बननी चाहिए। और अगर ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है तो दिखाई देता है 1 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 3 4 5 6। और दूसरे नंबर पर हम सब जानते हैं प्रोपाइल ग्रुप लगा है। सो दिस इज 2 प्रोपाइल। कितने कार्बन है? 6। 2 प्रोपाइल। हेक्स किस नंबर पर डबल बॉन्ड है? पहले नंबर पर। सो दिस इज हेक्स 1
इन, तो दिस इज 2 प्रोपाइल हेक्स 1 इन बनाया जा सकता है। सिमिलरली इसका भी लिख सकते हैं, साफ दिखाई देता है सर, आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ये लंबी चेन है, आप आसानी से 1 2 3 4 5 डालकर इसका भी नाम लिख सकते हैं। दिस इज 6 कार्बन, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड और साथ में 5वें नंबर पर मिथाइल, सो दिस इज 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 6 कार्बन है, सो दिस इज हेक्स, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन। बहुत आसान, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आप इसी तरह के और भी एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं, नंबरिंग करने के तरीके हम लोग, और इसको एज अ टेस्ट बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एज अ टेस्ट इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, एल्काइंस की आईयूपीएसी कैसे लिखी जाती है। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, कुछ भी नया नहीं है। एल्काइंस की आईयूपीएसी लिखनी हो तो आप फिर वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे अभी हमारी बात हुई थी। नंबरिंग आपको पता ही है, प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को मिलती है, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। सो दिस विल बी 5 कार्बन, पेंट हो जाएगा, एंड पेंट के बाद पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और चौथे पर मिथाइल, तो दैट मींस आपको पहले प्रीफिक्स डालने पड़ेंगे। तो अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स जो बनने वाला है क्या बनेगा, दिस इज चौथे पे मिथाइल, सो दिस इज 4 मिथाइल, दिस इज 4 मिथाइल और 5 कार्बन है, पेंट 1 नंबर पर इस बार आइन आ जाएगा, दिस इज पेंट 1 आइन या 1 पेंटाइन, आप जैसे बोलना चाहिए। क्लियर है, चलिए ठीक है। इसी तरह से अब बाकी भी नेम लिखे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये सेम नाम है, इनको टेस्ट के फॉर्म में हम घर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो टेस्ट के फॉर्म में इसको जरूर और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के केस में क्या होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स में हालांकि डबल ट्रिपल बॉन्ड्स की प्रायोरिटी तो सिमिलर ही मानी जाती, कहानी कुछ नया नहीं, कहानी सिमिलर ही है, बस फर्क यही है कि अगर आप ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस केस की बात करते हैं, तो सर देखिए प्रायोरिटी सेम है, आप जो जो यूज करते हैं वही यूज करिए। आप ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस बार लोकेंट इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां 1 है और यहां पर मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा, सो दिस इज 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। नाम लिखना चाहे तो सर दिस इज पेंट, इसमें भी कोई शक नहीं है, दिस इज पेंट, 1 पर आइन है, 3 पर इन है, सो दिस इज पेंट 3 इन 1 आइन। लेकिन जैसे ही आप ये पूरा नाम लिखेंगे पेंट 3 इन 1 आइन, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको थोड़ा सा और सही से लिखें तो दिस विल बी 5 कार्बन है, 5 कार्बन का मतलब हुआ दिस इज पेंट, पेंट पर 1 पर आइन है, 3 पर इन है, सो दिस इज पेंट 3 इन 1 आइन, ये नाम लिखा जा सकता है। बहुत आसान। इसी तरह से इसका भी नाम लिखते हैं, सर इसमें भी वही वाली कहानी है, सर इधर भी ट्रिपल बॉन्ड उधर भी डबल बॉन्ड, तो अब आप तो कह रहे थे प्रायोरिटी दोनों की सेम है, हाँ सेम है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अल्फाबेटिकल है। सर दिस इज इन, दिस इज आइन, नो डाउट यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग पहले मिलती है वो प्रायोरिटी रख देते हैं। अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करते वक्त सेम प्रायोरिटीज आ रही है, सेम नंबरिंग आ रही है, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से दे दी जाती है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका भी नाम लिखना चाहते हैं तो दिस अगेन, this is spent of 1 in and this is 4 in. This spent 1 in 4 in. यानी बड़ा आसान सा है, इसका भी नाम आप लिख सकते हैं, एक छोटा सा टेस्ट के फॉर्म में इसका नाम लिखा जा सकता है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन सिस्टम के आईयूपीएसी लिखना कहीं से भी मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनने वाला है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग। अब देखिए, अब नेमिंग बड़ी आसान है, अब कोई झंझट नहीं है, मुझे सिर्फ क्या पता करना है वो ध्यान रखना है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करते वक्त आपको छोटी सी बातें ध्यान रखनी, क्या कि इसका प्रीफिक्स क्या है और इसका सफिक्स क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, इसका जो सफिक्स है वो ओइक एसिड करके लिखा जा सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखा जा सकता है। ओइक एसिड तब लिखा जा सकता है जब उसका कार्बन, किसका कार्बन, COH का कार्बन, वो काउंटिंग में इंक्लूड किया गया। अगर उसका कार्बन काउंटिंग या मेन चेन की काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया गया है तो ऐसे में उसको कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखा जाएगा। नाम जहां तक सवाल है, पहले वाले केस में उसका नाम एल्केनोइक एसिड और दूसरे वाले केस में उसका नाम एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड रखा जाए। यानी मैं बड़ी सीधी तरीके से बता रहा हूं, बहुत आसान सी बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो मुझसे कह रहा है CH3COH का नाम बताइए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सर मैं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, 1 इसको बोलूंगा, 2 इसको बोलूंगा, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। 2 कार्बन है, कार्बन क्योंकि काउंटिंग में आ रहा है इसलिए इसका नाम एल्केनोइक एसिड होगा, जिसको इथेनोइक एसिड बोल दिया जाए।
दिस इज इथेनोइक एसिड। बिल्कुल आसान हो गया सर, ये भी पॉसिबल है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई और नाम ले लिया जाए, CH3 CH2 COOH, बिल्कुल साफ दिखाई देता है सर। इसमें भी नंबरिंग तो इसको देनी ही चाहिए क्योंकि मैं लॉन्गेस्ट चेन लेना चाहता हूं। ये कार्बन काउंटिंग में आ रहा है, 3 कार्बन है, सो दिस विल बी एल्केनोइक एसिड, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन सर एक पॉसिबिलिटी और है। पॉसिबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी और है, अगर आपको इसकी नेमिंग करनी है तो अब आप इसके कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? अगर आपने इसको कार्बन को काउंटिंग में लिया तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3 4। आप बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे? अरे भाई 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ये ब्यूटेनोइक एसिड होगा तो वो कौन होगा जिसमें 4 कार्बन के साथ COH लगा होगा? हाँ सर, ये ब्यूटेनोइक एसिड नहीं हो सकता। फिर ऐसा भी हो सकता है आप इसको साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड बोल दे ना। ना सर, साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड नहीं बोल सकते क्योंकि इसको ऐसा बोलने से इसके अंदर 4 कार्बन है, ये पता ही नहीं चल रहा है। यानी ना तो आप इसको साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड बोल सकते हैं बिकॉज इट हैज 4 कार्बन एटम, ना इसको ब्यूटेनोइक एसिड बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर। तो ऐसे में इस कार्बन को काउंट करने के बाद आप इसका वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई COH ग्रुप किसी रिंग से अटैच है तो ऐसे में इस COH ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप ही माना जाता है, लेकिन इसको काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाता है। और तब ऐसे एसिड्स का नाम एल्केनोइक एसिड नहीं, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड रखा जाता है। नाउ दिस इज एल्केन, दिस इज एल्केन, इसको आप एल्केन का नाम देंगे एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अगर मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूं फटाफट लिख सकता हूं। चलिए एरोमेटिक बेंजीन को भी इसी के साथ इंक्लूड कर लेते हैं। आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं? सर ये रिंग से अटैच है, रिंग से अटैच है तो ये कार्बन काउंट नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर इसका नाम एल्केनोइक एसिड नहीं होगा सर, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एंड दिस एल्केन इज बेंजीन, सो दिस इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। दिस इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आजकल की IUPAC में इसको बेंजोइक एसिड भी बोला जा सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लिया जाए सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड एक ऐसा एसिड होगा जिसमें SO3H ग्रुप लगा होगा। बहुत आसान है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सल्फोनिक एसिड की बात करता हूं तो ऐसे में सल्फोनिक एसिड को अगर लिखना है तो इसमें तो ये भी नहीं होगा सर, इसके 2 नाम होंगे क्योंकि कार्बन काउंट हो भी सकता है, कार्बन काउंट नहीं भी हो सकता है। इसमें कार्बन ही नहीं है तो ऐसे में सर इसका एक ही नाम बनेगा, दैट इज एल्केन सल्फोनिक एसिड। बहुत आसान है, जैसे CH3 CH2 SO3H, so this is you have 2 carbon atoms, so this is ethanoic acid, sorry, ethane sulfonic, alkane sulfonic acid, so this is alkane ethane sulfonic acid। कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। मान लीजिए ये ले लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं तो सर बिल्कुल क्लियर है सर, दिस इज साइक्लोपेंटेन, सो दिस इज साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड। यानी सल्फोनिक एसिड के नाम में कोई झंझट नहीं है, आपको सीधे सीधे एल्केन सल्फोनिक एसिड लिखना है। अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तो मैं उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी लिख सकता था। जैसे के तौर पर बात करें तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा होता, ये COH और ये SO3H। अब इसका नाम लिखना है तो अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? अरे सर इसका नाम ऐसे, और एक लगा देते हैं। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? अरे सर इस बार बड़ा क्लियर है, प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आगे था? प्रायोरिटी ऑर्डर में COH था, जिस सीक्वेंस में हम कर रहे हैं वही उसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर में COH है तो ऐसे में इस बार SO3H क्या बन जाएगा? सर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो ऐसे में इसका प्रीफिक्स नेम याद लिखा जाएगा, और इसका प्रीफिक्स नेम क्या है? सल्फो। सो दिस टाइम दिस इज सल्फो। यानी अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? सर दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। यानी ये मेरा 4 पर सल्फो है, दिस इज 4 सल्फो। बाकी सर ये दोनों COH काउंटिंग में नहीं आ सकते क्योंकि रिंग से लगे हैं। सो दिस इज एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? सर दिस इज 1 and 2, दिस इज 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर?
यानी सल्फो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, SO3H ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या बन जाता है सर? इट विल बी नाउ सल्फो। तो इफ दिस इज सल्फो सो इट विल बी दिस, इट विल बी नाउ 4 सल्फो, चौथे नंबर पे सल्फो ग्रुप लगा। एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड? बिकॉज COH काउंटिंग में नहीं। अगर ये COH काउंटिंग में आता तो क्या होता? जैसे कि CH3CH, यहां लगा दिया SO3H और ये आ गया CH2COH। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सर? अब इस कार्बन को काउंटिंग में ले लीजिए, अब क्या दिक्कत है? 1 2 3 4। अगर ये कार्बन साइकिल के साथ लगा होता तो ये काउंटिंग में नहीं आ सकता था, क्योंकि आप वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर सकते। अब आप इसका वर्ड रूट डिसाइड कर सकते हैं, 4 कार्बन है सर, वर्ड रूट विल बी ब्यूट। अब क्योंकि कार्बन काउंटिंग में है तो इसका नाम एल्केनोइक एसिड करके लिखा जाएगा, नॉट दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। कौन सा ब्यूटेनोइक एसिड? जिसके तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करा जा रहा है SO3H, और वो क्या है इस बार? नाम क्या बनेगा? दिस विल बी नाउ 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा ये काउंटिंग में आ रहा है, ये कार्बन हमारा काउंटिंग में आ रहा है, जबकि यहां वाले कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहे थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो अभी हम बात कर रहे थे, सॉरी कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। यहां पर इसको एनहाइड्राइड कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बहुत आसान है। एनहाइड्राइड्स वो होते हैं जो एसिड्स के डिहाइड्रेशन से बनते हैं, यानी एसिड्स के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर पानी लिबरेट कर देते हैं और वो आपस में जुड़कर एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़ा आसान हो गया। वो एनहाइड्राइड जिस एसिड से बना है, वो एसिड का जो भी नाम है, उसके नाम के आखिर में एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लिख दो, खत्म हो गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एसिड में से पानी निकलने के बाद तैयार हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसके पानी निकलने से तैयार हुआ है। यानी अगर यहां से वाटर निकल गया तो ये कौन सा एनहाइड्राइड तैयार हो जाएगा? ये वाला एनहाइड्राइड। तो सिंस दिस इज इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड की हीटिंग से बना है, सो दिस द नेम शुड बी इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसे इथेनोइक एनहाइड्राइड बोल दिया जाए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों एसिड्स अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा एनहाइड्राइड हो जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां आ जाए C डबल बॉन्ड O। सर ऐसा कुछ लगा दिया जाए, कुछ ऐसा हो। अब ऐसे में सर इसका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे? तो ऑब्वियसली सबसे पहले डिसाइड करते हैं ये किन दो एसिड्स की हीटिंग से बना है। तो सर इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें एक तो इथेनोइक एसिड है ही, और दूसरा ये 1 2 3 4 वाला ब्यूटेनोइक एसिड है सर। दूसरा हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है, यानी ये हो जाएगा OH C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। अब आप इनकी हीटिंग कर दीजिए। जब आप इनकी हीटिंग करेंगे तो क्या होगा सर? वही है सर, पानी बाहर निकल जाएगा, और पानी बाहर निकलने से क्या पता चल रहा है सर? इसमें एक एसिड इथेनोइक है और एक एसिड हमारा ब्यूटेनोइक। 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक। अब क्योंकि दो अलग अलग एसिड्स हैं, अब इनका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे सर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया जाएगा, बिल्कुल सेम। पहले ब्यूटेनोइक एसिड आएगा, सो दिस विल बी ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, दूसरा इथेनोइक, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। यानी अगर दोनों सेम होते तो एक ही के नाम से काम चला लेते। यानी अगर मान लीजिए दोनों इथेनोइक एसिड की हीटिंग से बने होते तो द आंसर इज इथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर दो अलग अलग एसिड है, ऐसे में उसका नाम डिसाइड करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले एक एसिड का नाम एल्केनोइक 1, एल्केनोइक 2 एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल्केनोइक 1, एल्केनोइक 2 एनहाइड्राइड लिखकर अपना काम चला लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए वो कहे कि इस एनहाइड्राइड का नाम बताइए। इसका एनहाइड्राइड तो साफ समझ में आता है। जल्दी से बताइए किस एसिड की हीटिंग से बना है? अरे अब तो पहचान लेंगे सर, दो COH ग्रुप एक ही साथ लगे होंगे, एक COH ये होगा और एक COH ये होगा, इसकी हीटिंग से बना होगा सर। इससे पानी निकल गया होगा, पानी निकलने के बाद कैसी शक्ल आ गई होगी सर? इधर से H निकल गया होगा, इधर से OH निकल गया होगा। अच्छा, क्या इस एसिड का नाम लिखना आता है? आता है सर, क्योंकि कार्बन रिंग से लगा तो ये कार्बन काउंट नहीं होगा। दिस इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड सर? 1 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
दिस इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर इस एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बिल्कुल आसान। यानी जब तुम्हें एसिड का नाम लिखना आता है तो फौरन तुम उस एसिड में से पानी निकालकर उस एसिड के नाम के आखिर में से एसिड हटाकर क्या लिख दो? एनहाइड्राइड। बहुत आसानी से इसका नाम लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टर्स की नेमिंग। एस्टर्स की नेमिंग में भी फिर वही वाली बात आती है, सर एस्टर जब मेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा तो इसके दो नाम लिखे जाएंगे, या तो ये ओएट करके लिखा जाएगा या ये कार्बोक्सिलेट करके लिखा जाएगा। इसका क्या मतलब है? एस्टर एक ऐसा ग्रुप होता है, अगर ये वाला कार्बन काउंटिंग में आ गया तो ओएट करके लिख देंगे, नहीं आया तो कार्बोक्सिलेट करके लिख, बिल्कुल सिमिलर है। कब आएगा काउंटिंग में, कब नहीं आएगा? सर ये मुझे पता है, जब कार्बन ये वाला रिंग से अटैच होगा तो ये काउंटिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि आप वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप उस कंपाउंड का नाम कार्बोक्सिलेट करके लिख दीजिएगा, और अगर ये कार्बन रिंग के साथ अटैच नहीं है तो ऐसे में सर इसका नाम ओएट करके लिख दीजिएगा। बहुत आसान है। यानी ये तब होगा जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब सर एक चीज क्लियर है कि जो भी O से आगे की चीज होगी हमारी, जो भी O से आगे लगा है, ये मेरा एल्काइल ग्रुप, दिस इज एल्काइल, और ये वाला ग्रुप मेरा कौन सा बन जाएगा? एल्केनोएट। क्यों इसको एल्केनोएट बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाला कार्बन काउंटिंग में आएगा, सो इट विल बी एल्काइल एल्केनोएट। यानी अगर कार्बन काउंटिंग में है तो इसका नाम क्या बनेगा? एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट का नाम कैसे लिखेंगे? सर या दो कार्बन है तो इसका नाम क्या बन गया? एल्काइल ग्रुप क्या बन गया? सर ये इथाइल हो गया, और एल्केनोएट में दो कार्बन है, सो दिस इज इथेनोएट। सर दिस इज इथाइल इथेनोएट। जितने भी कार्बन यहां होंगे वो सब एल्काइल बोले जाएंगे। यानी मेन डिसाइड जो चेन होगी, मेन नाम वो ये वाला कार्बन डिसाइड करेंगे, ये वाले कार्बन। यानी कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये ऐसे ना हो कि ऐसे होता, तो भी इसका नाम कुछ ऐसे ही लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो एल्काइल ग्रुप तो हमेशा कौन सा बनेगा? एल्काइल ग्रुप तो आज भी यही हमारा एल्काइल ग्रुप। तो अगर एल्काइल, और ये हमारा एल्केनोइड बन जाएगा क्योंकि ये कार्बन काउंटिंग में आ रहा है। तो अगर कार्बन काउंटिंग में आ रहा है तो इसका नाम सीधे सीधे बन जाएगा प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो एल्काइल एल्केनोइड, दैट इज इथेनोइट। दिस इज प्रोपाइल इथेनोइट। क्लियर है? क्लियर है? तो बड़ा आसान। पॉज। तो ये बड़ा आसान है ना? तो अब सबसे मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका कार्बन काउंटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे आपका काम चल जाएगा। जैसे और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इसमें देखिए फिर वही है, दिस इज एस्टर। अगर ये एस्टर है तो दिखाई दे रहा है एल्काइल ग्रुप आपके सामने, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। सो दिस इज एन एल्काइल ग्रुप जो कि इथाइल है। और इस बार दिक्कत क्या है कि सर इस बार ये एल्केनोइट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस कार्बन कैन नॉट बी काउंटेड। व्हाई? क्योंकि अगर इसको काउंट कर लोगे, रिंग से लगा है, काउंट कर लोगे तो वर्ड रूट डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में सर इसको काउंट मत करिए। तब इसका नाम क्या होगा? आपने देखा था सर, या तो कार्बन काउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो इसका नाम एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट करके रखा जाएगा। सो दिस इज एल्काइल alkane, this is alkane and this is carboxylate, alkyl alkane carboxylate। अब इसका नाम alkyl alkane carboxylate। alkyl कौन सा है? alkyl है ethyl, so name will be ethyl। alkane is cyclopropane, this is cyclopropane, alkyl alkane carboxylate। बिल्कुल आसान। चलिए बेंजीन वाले भी कंपाउंड साथ में लेके कर लेते हैं। ये बेंजीन है और यहां पर लगा है C डबल बॉन्ड O और यहां लगा है CH3। तो एल्काइल ग्रुप कौन सा है? एल्काइल बड़ा क्लियर है, दिस इज एल्काइल। और क्योंकि ये कार्बन रिंग से लगा है तो सर ये काउंट नहीं होगा। सो दिस इज एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। फटाफट आंसर लिख देते हैं, मिथाइल
व्हाट इज एल्केन? बेंजीन, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बिल्कुल सीधा। क्लियर? तो बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा अब एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड होगा। बहुत आसान है, देख के लग रहा है सर या तो ये प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी इससे मजबूत कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो मेन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये लटका हुआ आदमी सब्स्टिट्यूएंट। एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या होगा? हेलो कार्बोनिल। ठीक, अगर वो क्लोरीन है तो क्लोरोकार्बोनिल, अगर वो एसिड हैलाइड अब ब्रोमीन वाला है तो ब्रोमोकार्बोनिल, और एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप इसका नाम फिर वही है सर, या तो ये कार्बन काउंटिंग में आएगा या कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे। अगर आएगा तो सर इसका नाम ऑयल हैलाइड यानी एल्केनोइल हैलाइड लिख दीजिएगा, और अगर काउंटिंग में ना आया तो इसका नाम एल्केन कार्बोनिल हैलाइड लिख दीजिएगा। वही वाली बात आ रही बार बार, एल्केन पहले आ जाएगा और कार्बोनिल हैलाइड। जैसे पहले वाले केस में क्या था? ओइक एल्केनोइक एसिड, फिर क्या था? एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से एस्टर्स के अंदर क्या था? एल्काइल एल्केनोएट, या फिर एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। यहां पर क्या है? यहां पर नाम एल्केनोइल हैलाइड या फिर एल्केन कार्बोनिल हैलाइड, यानी या तो ये कार्बन काउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा। और कब नहीं आएगा तुम्हें पता है? जब वो रिंग से अटैच होगा तो काउंटिंग में नहीं आएगा। एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका नेम हेलो कार्बोनिल होगा, और मेन नेम ये दो होंगे। खत्म हो गया काम। एग्जाम्पल लीजिए, फटाफट आगे बढ़िए, खेल खत्म। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये लीजिए, क्या नाम बनेगा? सर बड़ा आसान है सर, ये कार्बन पक्का काउंटिंग में आएगा। कौन रोक लेगा इसको काउंटिंग में आने से? नाउ दिस इज कार्बन काउंटिंग में आया, देन आंसर विल बी एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड में एल्केन वाला पार्ट 2 कार्बन का है। ये लीजिए मास्टर जी, दिस इज इथेनोइल हैलाइड। दिस इज इथेनोइल, कौन सा हैलाइड? क्लोराइड। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, अगर ये कार्बन काउंटिंग में ना आता वो कौन सी सिचुएशन होगी मास्टर साहब? ये होगी वो सिचुएशन, जरा समझिए। आप कर सकते हो तुम इसको कार्बन काउंट? नहीं कर सकते सर, क्योंकि वर्ड रूल डिसाइड नहीं होगा। ऐसे में इसका नाम कौन डिसाइड करेगा? नीचे वाला आदमी, एल्केन कार्बोनिल हैलाइड। एल्केन कौन है? एल्केन ये वाला आदमी। सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। लीजिए सर, खत्म हो गई बात। दिस इज एल्केन विच इज साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड कौन है? ब्रोमाइड। दिस इज साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल ब्रोमाइड। क्लियर? ये तब जब आप इसको मेन मानते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो खेल खत्म कर दीजिएगा। उसमें क्या है सर, सब्स्टिट्यूएंट लगा लेते हैं। ये लीजिए सर, एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसकी शक्ल। सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगाओगे सर? कोई भी मजबूत आदमी लगा दीजिए। COH की प्रायोरिटी नंबर 1 थी सर, वही जीतेगा। इसके अलावा जिसको लटकाना लटका दीजिए, ये सब लटके हुए आदमी माने जाएंगे। ये लीजिए सर, बताइए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? चलिए नाम लिखते हैं, फटाफट इसका नाम लिख दिया जाए। क्या नाम बनेगा सर? इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेन आदमी कौन है? ये। लेकिन सर ये मेन, दिस इज मेन, ये मेन आदमी। लेकिन सर ये मेन आदमी रिंग से लगा है तो इसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा। तो एसिड जब कार्बन काउंटिंग में ना आए तो नाम क्या बनाता है? एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो कंफर्म है सर, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड? जिसके सर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिसके तीसरे पर लटका हुआ आदमी है, सब्स्टिट्यूएंट है। क्या नाम है इस सब्स्टिट्यूएंट का? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है सल्फो। दूसरा आदमी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि मेन आदमी ये है। और इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या था? हेलो कार्बोनिल। हेलो कौन है? क्लोरो। सर दिस इज क्लोरो कार्बोनिल। लो सर मास्टर जी, नाम तैयार हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो सर क्लोरो पहले आ जाएगा। सो दिस इज 4 क्लोरो कार्बोनिल, 3 सल्फो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन काउंटिंग में नहीं है। खूबसूरत छोटा सा नाम। क्लियर है? यानी अगर ये सब्स्टिट्यूएंट COX ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा तो इसका नाम हेलो कार्बोनिल से काम करा लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट आदमी अगर मैं देखूं तो वो अमाइड है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सेम वही वाली कहानी है। या तो प्रीफिक्स नेम की बात करें तो ये कार्बामोइल माना जाता है, और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो मेन फंक्शनल ग्रुप इसका बनता है या तो अमाइड या कार्बोक्सामाइड। क्यों? क्योंकि सर कार्बन है, या तो काउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा। आ गया तो अमाइड लिख दीजिएगा, ना आया तो कार्बोक्सामाइड। यानी अगर अमाइड लिखेंगे तो नाम एल्केनामाइड, नहीं तो एल्केन कार्बोक्सामाइड। समझिए सारी सेम कहानी है। यानी अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो ये नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका क्या नाम बनने वाला है? C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम बनाते हैं।
क्या नाम बनेगा? सर देखिए बड़ा आसान है सर, ये अमाइड है। कैसा अमाइड है सर? जिसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आ सकता। तो फिर इसका नाम कौन डिसाइड करेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे वाला डिसाइड कैसे करेगा सर? दिस इज एल्केन कार्बोक्सामाइड। एल्केन क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ओफो कितना आसान हो गया। दिस इज एल्केन एंड दिस इज कार्बोक्सामाइड। तो इसका मतलब नाम क्या बन गया? दिस इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। ये लेकिन इसलिए क्योंकि कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है। अगर ये कार्बन काउंटिंग में आता तो इसका नाम बदल जाता। कैसे बेटा? सर ये देखिए, अब इसका नाम क्या बनता सर? अब ये कार्बन काउंटिंग में आ सकता है, कौन रोकेगा सर? ये देखिए 1 2 3 4, ऐसे में 4 कार्बन है, काउंटिंग में आ रहा है, एमाइड है। सो दिस इज एल्केनामाइड। ऊपर वाला नाम बनेगा। कितने कार्बन है? 4। तो नाम क्या बनेगा सर? एल्केनामाइड। 4 कार्बन का ब्यूटेनामाइड। सो दिस इज ब्यूटेनामाइड। बहुत आसान। क्लियर है? यानी या तो ये कार्बन काउंटिंग में आता है या नहीं आता है। एज अ प्रीफिक्स अगर ये होता तो इसको सिंपल कार्बामोइल नाम दे देते। यानी एज अ प्रीफिक्स इसका नाम लिखना हो तो इसको कार्बामोइल बोल दिया जाता है। बहुत आसान है, कैसे भी कर सकते हैं। अगर ये SO3H लगा हो, यहां COBr लगा हो और यहां CONH2 लगा हो, तो सारी दुनिया जानती है कि इसका नाम, बल्कि मैं तो कहता हूं ये ले लेते हैं। अब बताइए इसका नाम क्या बनेगा? व्हाट इज मेन? मेन कौन है सर? हम मेन है, सल्फोनिक एसिड इसमें मेन है, ये मेन। बाकी कौन सर? ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, खराब लोग हैं। ऐसे में अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इनके प्रीफिक्स नेम्स लिखे जाने चाहिए। इनके प्रीफिक्स नेम्स की बात करें तो दिस इज ब्रोमो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, ब्रोमो कार्बोनिल, एंड दिस इज कार्बामोइल। चलिए सर नंबर डालिए 1 2 3 4, क्योंकि नंबर 1 इसी को मिलेगा। द आंसर इज 3 कार्बा, हेलो ब्रोमो कार्बोनिल। दिस इज 3 ब्रोमो कार्बोनिल। 4 पर कार्बामोइल, 4 कार्बामोइल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बड़ा आसान है, हमने पढ़ा था। सल्फोनिक एसिड का नाम एल्केन सल्फोनिक एसिड होता है। एल्केन कौन है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम तो हमें समझ में आता ही है तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन सा? जिसके तीसरे नंबर पर ब्रोमो कार्बोनिल लगा है और चौथे नंबर पर कार्बामोइल लगा है। खट से लिखिए, खेल खत्म। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा अमाइड्स का बनता है। अमाइड तो नहीं है ये साइनाइड है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है साइनाइड का, या फिर इसको नाइट्राइल ग्रुप बोल सकते हैं, नाइट्राइल ग्रुप। चलिए ठीक है। अगर Cl लगा है तो इसको साइनो, इसका एज अ प्रीफिक्स बोला जाएगा, क्योंकि कार्बन है तो दो बातें तो होंगी होंगी, या तो काउंटिंग में आएगा या काउंटिंग में नहीं आएगा। अगर आ गया तो फिर नाम एल्केन नाइट्राइल बनेगा, ना आया तो एल्केन कार्बोनाइट्राइल बनेगा। सब एक जैसा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये CN ग्रुप लगाइए। अगर आपको लगता है ये मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड है कर रहा है तो ऐसे में ये चेक करिए ये कार्बन काउंटिंग में आएगा या नहीं। बिल्कुल आएगा सर, जितना ज्यादा कार्बन काउंटिंग में आए उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसे में सर 3 कार्बन है, पहले वाले नाम बनेगा, पहले वाला नाम एल्केन नाइट्राइल होता है। 3 कार्बन है, सो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता था ये कार्बन काउंटिंग में ना आता। ऐसा कब हो सकता था बेटा? सर ऐसा अब हो सकता था। जरा चेक करिए इसका नाम। सर अब दिक्कत हो गई सर, कार्बन रिंग से लगा है सर, काउंटिंग में लेंगे, वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, ये नंबर 1 तो है ही, प्रायोरिटी ऑर्डर तो आपको पता ही है सर। साइनाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है। नाम क्या बनेगा सर? नाम नीचे वाला बनेगा। नाउ दिस इज एल्केन कार्बोनाइट्राइल। एल्केन कौन सा है सर? एल्केन ब्यूटेन है सर, साइक्लोब्यूटेन है सर। और उस साइक्लोब्यूटेन के सेकंड नंबर पे ब्रोमो लटका है। खत्म करिए सर, ये हो गया इसका नाम 2 ब्रोमो। दिस इज 2 ब्रोमो। कौन है? साइक्लोब्यूटेन। फिर एल्केन हो गया, फिर कार्बोनाइट्राइल। सो दिस इज कार्बोनाइट्राइल। या तो कार्बन काउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा। तो इस केस में कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका नाम कार्बोनाइट्राइल करके लिखा जा रहा है। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा तो इसको साइनो बोल देंगे। सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कब करेगा? जब इससे ज्यादा मजबूत आदमी चढ़े होंगे। बात खत्म हो गई।
समझ रहे हो सब लोग, बहुत आसान होता है। इसी तरह से और एक फंक्शनल ग्रुप की बात करें, दिस इज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड एज अ प्रीफिक्स नेम, अब सिर्फ यही याद करना है, प्रीफिक्स नेम आइसोसाइनो होगा, सफिक्स नेम आइसोसाइनाइड होगा। सर इसमें भी दो बातें होंगी ना, क्यों? क्योंकि अटैच तो नाइट्रोजन से होगा ना, कार्बन से थोड़ा अटैच होगा। अगर ये ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है तभी तो आइसोसाइनाइड बनेगा, और ऐसे में सर नाइट्रोजन से अटैच है, कार्बन तो अलग रहेगा, इसलिए हमेशा एक ही नाम बनेगा, क्योंकि काउंटिंग का तो मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ इस केस में जो इसका आंसर बनेगा वो एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये ध्यान रखना सब लोग भाई, दिस इज एल्काइल आइसोसाइनाइड। यानी अगर मान लीजिए पूछा जाए CH3CH2NC, सो दिस इज, कार्बन तो काउंटिंग में आ ही नहीं सकता, तो दिस इज 1 and 2, सो दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड। कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी आ जाए। ये CN है, ये NC। अरे वाह सर, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। सर ये हमें पता होना चाहिए, प्रायोरिटी में मेन आदमी कौन है? सर साइनाइड पहले आता है, सो दिस इज मेन, ये हमारा मेन होगा, और इस बार NC हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका कौन सा नेम लिखा जाएगा? प्रीफिक्स नेम। खत्म हो गई बात, 1 2 3 4। और सर ये मेन है लेकिन कार्बन काउंटिंग में नहीं है, तो नाम क्या बनेगा साइनाइड वाला? एल्केन कार्बोनाइट्राइल। याद है? तो इसका नाम बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिख देते हैं, क्या नाम बनेगा? आइसोसाइनो। किस नंबर पर? चौथे नंबर पर, 4 आइसोसाइनो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, बिल्कुल आसान। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है एल्डिहाइड। बहुत आसान है सर, एज अ प्रीफिक्स CHO ग्रुप है। सर CHO ग्रुप है तो दो बातें होंगी, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा होगा, या तो काउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो अल यानी एल्केनल, नहीं आएगा तो एल्डिहाइड यानी एल्केन कार्बल्डिहाइड। एल्केनल या एल्केन कार्बल्डिहाइड, खेल खत्म हो गया। यानी एज अ सब्स्टिट्यूएंट तुम्हें फॉर्माइल या ऑक्सो बोला जा सकता है, और एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा नाम अल करके या कार्बल्डिहाइड करके लिखा जा सकता है। तो बहुत आसानी से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये लीजिए सर, ये आपका CHO है, जल्दी से बताइए इसका नाम आप क्या लिखेंगे? तो सारी दुनिया जानती है सर, मेन फंक्शनल ग्रुप CHO होगा। नंबरिंग का सवाल है, ये 1 से स्टार्ट होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा। काउंटिंग में क्यों लिया? लेना था, ले सकते थे, चेन में है, रिंग में होता तो नहीं ले सकते थे, बात खत्म हो गई। सर ये दिस इज 5 कार्बन, सो एक कंफर्म हो गया, आंसर इज पेंटेनल। कौन सा पेंटेनल? जिसके तीसरे नंबर पर ब्रोमीन लटका है। लीजिए सर, कितना फर्जी नाम है, 3 ब्रोमो पेंटेनल, 3 ब्रोमो पेंटेनल। क्लियर है? बिल्कुल आसान। ऐसा भी हो सकता था कि ये काउंटिंग में ना आता। अगर ये काउंटिंग में ना आता, वो कौन सी सिचुएशन है? वो सिचुएशन है जैसे ये CHO, यहां भी CHO लगा दिया जाए। अब सर ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि साइकिल से लगे। ऐसे में नाम, सर नाम यही है, CHO मेन है, लेकिन नाम नीचे वाला लिखा जाएगा एल्केन कार्बल्डिहाइड। यानी दिस इज एल्केन, क्या है? एल्केन बेंजीन है। याद हो गया? ये एल्केन है हमारा, ये एल्केन, और कार्बल्डिहाइड CHO। समझ रहे हो? लेकिन सर ये तो दो है, दिस इज डाई कार्बल्डिहाइड। कितनी पोजीशन पर? 1 और 2 पर। सो दिस इज 1, दिस इज 2, सो व्हाट शुड बी द नेम? द नेम इज, दिस इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, बड़ा आसान है। कुछ जगहों पर यह भी बोला जाता है कि अगर बेंजीन से CHO लगा हो तो IUPAC में इसको बेंजेल्डिहाइड भी बोला जाता है। तो सब लोग इसको भी याद कर सकते हैं, बेंजेल्डिहाइड, इसको भी याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आप कीटोन्स की बात करते हैं, बहुत सीधा सा दिखाई दे रहा है, कीटोन में भी कुछ नहीं है सर। CO ग्रुप है, बिल्कुल क्लियर है। CO ग्रुप को काउंट करें या ना करें, कार्बन से अटैच। अरे सर CO तो बीच में होता है, वो तो हमेशा काउंटिंग में आएगा। 1 2 3 4 में CO, तो C तो हमेशा काउंटिंग में आएगा। तो सर इसका तो एक ही नाम होगा, सफिक्स इसका ओन है, प्रीफिक्स इसका कीटो ऑक्सो है। जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ना काम करेगा तो इसका नाम एल्केनोन हो। खत्म हो गई बात सर, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यानी या इससे तगड़े कोई फंक्शनल ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे तो इसका प्रीफिक्स नेम यूज किया जाएगा ऑक्सो। अगर इससे कमजोर लोग होंगे या ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो ऐसे में उसका नाम एल्केनोन करके लिखा जाएगा। बहुत आसान है, कहीं कोई केमिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। दिस इज साइक्लो प्रोपेनोन, दिस इज साइक्लो प्रोपेनोन, बहुत आसान। क्लियर?
और बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अल्कोहल, बहुत सीधा है। अल्कोहल में भी बड़ी सीधी सी कहानी है सर। हाइड्रोक्सी एज अ सफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट एज अ नेम हाइड्रोक्सी, और मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह अगर ये ट्रीट होगा तो ये ऑल करके लिखा जाएगा। और सर क्योंकि कार्बन तो है ही नहीं तो एक ही नाम बनेगा, एल्केनॉल। सारी दुनिया जानती है, बहुत आसानी से इसका नाम लिखा जा सकता है, बहुत आसानी से इसका नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं तो इसका जो एल्केनॉल है, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसको आईयूपीएसी में भी फिनॉल ही लिखा जाता है, तो सब लोग इसको फिनॉल मानेंगे। बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट लगाना लगाते रहिए। ऐसे जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए तो ऐसे में आप इसका नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां CH3 लगा दिया जाए तो आप इसको आसानी से बोल सकते हैं दिस इज फिनॉल विच इज किस पोजीशन पर? 4 पर। तो आप इसको 4 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं, 4 मिथाइल फिनॉल। या फिर आप इसको टॉलुइन भी बोल सकते हैं, यानी 4 पर OH ग्रुप लगा है, दिस इज टॉलुइन। आप सुना, तो आप इसको अपने हिसाब से समझे तो दिस इज फिनॉल ग्रुप, जिसके चौथे नंबर पर क्या लगा है? CH3, तो दिस इज 4 मिथाइल ऑफ फिनॉल, ये भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अमीन्स का है। बहुत क्लियर है, अमीन्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये अमीनो होंगी और मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह जब ट्रीट की जाएंगी तो इनको अमीन बोलेंगे और इसका नाम एल्केनमीन करके लिखा जाएगा। दिस इज एल्केनमीन, यानी बड़ा सीधा हो गया। अगर आपसे कहा जाए N है, ये CH2 है, ये CH3 है, तो साफ समझ में आता है 2 कार्बन है, एल्केनमीन है, दिस इज इथेनामीन, इथेनामीन, इसे इथेनामीन कहा जाएगा। इसी तरह से यह भी पॉसिबल है कि आपने ऐसा कुछ लिया हो जिसमें ये 2 कार्बन है और 1 कार्बन पर CH3 लगा है, तो ऐसे में सर मेन चेन तो यही होगी। अगर ये मेन चेन है तो ऐसे में ये भी इथेनामीन होगी, लेकिन कौन सी इथेनामीन? एक ऐसी इथेनामीन जिसके नाइट्रोजन पर मिथाइल लगा है। तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे? दिस इज एन मिथाइल इथेनामीन, इसे एन मिथाइल इथेनामीन कहा जाएगा। इसी तरह से अगर N पर दोनों तरफ CH3 लगा हो, अब इसका नाम क्या लिखेंगे? तो सर ये एक ऐसी इथेनामीन है, इसमें भी 2 कार्बन है मेन, ये भी मेन हो गया। ये एक ऐसी इथेनामीन है जिसके दोनों कार्बन, दोनों नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल लगे हैं। सो दिस इज एन डाई मिथाइल इथेनामीन, एन डाई मिथाइल इथेनामीन बोला जाएगा। ये भी बड़ा आसान है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और आखिरी फंक्शनल ग्रुप जो बनता है वो है इसका ईथर ग्रुप। ईथर के बारे में बोला जाता है ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, इसका कोई सफिक्स नेम नहीं है। मेन तो ये एल्केन है, मतलब समझना, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये हुआ कि ये एक मीथेन था जिसके एक हाइड्रोजन को हटा के आपने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया OCH3। सो दिस इज एल्कोक्सी एल्केन, यानी अगर आप इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम हमेशा क्या बनता है? एल्कोक्सी। ये हो गया हमारा एल्कोक्सी और ये बन गया मेरा एल्केन, दिस इज एल्केन। तो अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखता हूं तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? मिथॉक्सी। एक कार्बन है ना, तो दिस इज मिथॉक्सी, और एक ही कार्बन है, सो दिस इज मिथॉक्सी मीथेन। ये मिथॉक्सी मीथेन बन जाए। अब इसमें बस ये ध्यान रखना कि जिस तरफ कार्बन ज्यादा है, मान लीजिए इधर कार्बन ज्यादा है, तो ऐसे में एल्कोक्सी वाला पार्ट कौन सा बनेगा? ये हमारा एल्कोक्सी है, दिस इज इथॉक्सी, कम कार्बन वाला, और मेन चेन हमारी 3 की बनेगी, सो दिस इज प्रोपेन। सो दिस इज इथॉक्सी प्रोपेन, आप इसे इथॉक्सी प्रोपेन बनेंगे। इसी तरह से साइक्लिक ईथर्स के नाम भी लिखे जा सकते हैं, जैसे ये। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि साइक्लिक ईथर्स के नाम में आप इपॉक्सी वर्ड यूज करते हैं, इपॉक्सी वर्ड, यानी अगर 1 और 2 कार्बन पर इपॉक्सी है, सो दिस इज 1,2 इपॉक्सी इथेन। 2 कार्बन है, इथेन। इसी तरह से यह भी पॉसिबल है कि आपका कंपाउंड जो है वो कुछ ऐसा हो, समझना जरा, यह भी पॉसिबल है कि आपका जो कंपाउंड हो जिसमें और भी कार्बन लगे हों, मतलब समझ ना, जिसमें और भी कार्बन लगे हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने ऐसा ले लिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सो दिस इज 1,5 इपॉक्सी, ये 1,5 इपॉक्सी बन जाएगा। और क्योंकि 5 कार्बन है, सो दिस इज पेंटेन, तो दिस इज 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। तो आप कुछ भी ये काम कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये होता ऐसे, इसी तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, ये लीजिए। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सर? वही हो गया 1,2, तो दिस इज 2 मिथाइल
2 मिथाइल 1,2 इपॉक्सी इथेन। तो दिस इज 2 मिथाइल 1,2 इपॉक्सी इथेन। तो बड़ा आसान, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आईयूपीएससी का जहां तक सवाल है, आईयूपीएससी कहीं से भी मुश्किल नहीं है। चीजों को थोड़ा सा भी अगर समझा जाए, आसान किया जाए तो चीजों को समझा जा सकता है। थोड़ी सी कोशिश करो, कोशिश करा जाए तो इसको, हालांकि पूरा तो एग्जाम्पल्स और भी लिए जा सकते हैं, तो सब लोग थोड़ा सा रिवीजन करें, अच्छी तरह से देखें और एक डिटेल स्टडी करें। मुझे लगता है चैप्टर समझा जा सकता है, आसानी से काम किया जा सकता है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, अगले चैप्टर फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।